हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वराज आईएएस। देखो, मेंस का पेपर कंप्लीट हो चुका है और सोशियोलॉजी का पेपर देखने के बाद आई एम श्योर सभी को लगा होगा दैट पेपर बहुत ईजी आया है, क्योंकि प्रेडिक्टेड लाइंस पर है, हर साल की तरह ही। बट डिस्पाइट दैट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसमें स्कोर बढ़ा नहीं पाते। हर साल मेंस लिखते हैं लेकिन सोशियोलॉजी में स्कोर नहीं बढ़ता है। तो उसके पीछे की वजह क्या है? क्या कंटेंट की कमी है या फिर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है? अब देखो, मार्केट में ना तो कंटेंट की कमी है और ना ही टीचर्स की कमी है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? देखो, सोशियोलॉजी में ना 3 बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं आंसर्स लिखते टाइम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहली प्रॉब्लम होती है आपकी स्ट्रक्चर की। क्या आपने स्ट्रक्चर फॉलो किया है? जो स्ट्रक्चरिंग है आंसर की, दैट इज़ पुअर इन मोस्ट ऑफ द आंसर्स। हमें यही नहीं पता है कि इंट्रो कैसे लिखना है, क्या चीज़ें डिफ़ाइन करनी है उसमें, मेन बॉडी में क्या लिखना है, क्रिटिसिज्म लिखना है कि नहीं लिखना है ना, और कंक्लूजन को कैसे लिंक करना है अपने मेन थीम से। तो ये जब स्ट्रक्चरिंग ही पुअर है ना, तो आप इसमें स्कोर अपना मैक्सिमाइज नहीं कर पाओगे। तो पहली चीज़ तो ये हो गई, स्ट्रक्चरिंग ऑफ आंसर इज़ पुअर। दूसरी चीज़ जो होती है वो है, पहली होती है स्ट्रक्चर, और दूसरी प्रॉब्लम हो गई आपकी डिमांड की। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज़ एड्रेस्ड और नॉट। क्या आपने जो क्वेश्चन में पूछा है उसका जवाब दिया है, या फिर जो आपको पता है आपने वो लिखा है? दिस मैटर्स ए लॉट। आपके नंबर कितने आएंगे ये इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपने डिमांड एड्रेस करी है क्वेश्चन की। ठीक है। तीसरी जो बड़ी चीज़ है वो है इर्रेलेवेंट यूज ऑफ थिंकर्स। हम जनरली क्या करते हैं, किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसमें थिंकर्स की जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको रट लेते हैं, और जैसे ही वो थीम देखा हमने, जैसे ही वो टॉपिक देखा क्वेश्चन में, वो चाहे थिंकर का आर्ग्यूमेंट उसमें रिलेवेंट है भी कि नहीं, बस यूज़ कर दिया हमने, थिंकर्स ही थिंकर्स ऐड कर दिए। अब या तो हम ओवर यूज़ कर लेते हैं थिंकर्स का, या फिर बिल्कुल यूज़ नहीं कर पाते हैं। और असली बात यह है कि हमें कहीं ना कहीं बैलेंस बना के चलना होता है। थिंकर्स का यूज़ जो है ना, वो हमें वहाँ करना होता है जहाँ पे हमें अपनी आर्ग्यूमेंट को सब्सटेंशिएट करना है यूजिंग द थिंकर, या फिर थिंकर उससे लिंक हो रहा है प्रॉपरली, जो पूछा गया है उसी आर्ग्यूमेंट को वो बोल रहा है थिंकर, तब उसको यूज़ करना होता है। ठीक है। तो देखो, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसका पर्पज़ सिर्फ मॉडल आंसर्स प्रोवाइड करना नहीं है। मॉडल आंसर्स तो बहुत सारी जगह मिल जाएंगे आपको। मैं इस वीडियो के थ्रू ये जो 3 प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रक्चर की, डिमांड की और इर्रेलेवेंट यूज ऑफ थिंकर्स की, इन तीनों चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। मैं पूरे एक्सप्लेनेशंस जो मैंने दिए हैं, जो मॉडल आंसर्स प्रोवाइड किए हैं, उसमें किस तरीके से इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखा गया है वो चीज़ आप देखोगे इस वीडियो में। ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इससे आपको एग्जैक्ट क्लैरिटी मिल जाएगी दैट हाउ टू मैक्सिमाइज स्कोर इन सोशियोलॉजी, है ना। और दूसरी बात ये कि इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन पूरी तरीके से नहीं आता है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसका हमें थोड़ा आइडिया होता है, तो उसको अटैम्प्ट कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इट सेज व्हाट इज़ कॉमन सेंस एंड हाउ आर कॉमन नॉलेज एंड सोशियोलॉजी रिलेटेड टू ईच अदर। एक्सप्लेन करना है। देखो, व्हाट इज़ कॉमन सेंस सबसे पहले यही थीम हो गया, तो पहले हमें कॉमन सेंस को डिफाइन करना होगा। अब हाउ आर कॉमन नॉलेज एंड सोशियोलॉजी रिलेटेड टू ईच अदर, सोशियोलॉजी के बारे में भी है, यानी कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी को ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दो, उसकी एक्सप्लेनेशन दे दो, बहुत ही ब्रीफ मैनर में डिफाइन कर दो दोनों को इंट्रो में। ठीक है। तो कॉमन सेंस क्या है? इट इज़ एवरीडे नॉलेज, जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, अजम्पशंस हैं जो हमारी, थ्रू विच पीपल नेविगेट लाइफ, वो होती है कॉमन सेंस। दूसरा ये क्या होती है? इट इज़ प्रैक्टिकल, इंट्यूटिव एंड कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक। ठीक है ना, ये होती है कॉमन सेंस। सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी स्टडी करती है सोसाइटी को इन ए सिस्टमेटिक मैनर यूजिंग थ्योरी एंड एविडेंस। गॉट इट? सो ये हो गई आपकी इंट्रोडक्शन। अब देखो, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब आपको पता होगा कि देखो, कॉमन सेंस क्या है ना, बहुत जगह क्या है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह काम करती है सोशियोलॉजी में, है ना। सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, और दूसरा इसके ये डिफरेंट भी है सोशियोलॉजी से। तो दोनों एस्पेक्ट्स को हमें एक्सप्लेन करना है इस आंसर में। ठीक है। तो हाउ इट एक्ट एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सोशियोलॉजी, जो बिकॉज जो होती है ना ऑब्जर्वेशंस ऑफ एवरीडे लाइफ, सोशियोलॉजी क्या करती है? इट बिगिन्स विद द क्वेश्चंस ड्रॉन फ्रॉम डेली बिलीव्स,
जैसे कि द बिलीफ दैट सुसाइड इज एन इंडिविजुअल एक्ट। जनरली हमारी कॉमन सेंसिकल परसेप्शन क्या है कि एक पर्सन ने सुसाइड कर ली बिकॉज ऑफ हिज ओन रीजन्स, उसके अपने साइकोलॉजिकल कुछ रीजन्स रहे होंगे, ये हमारा कॉमन सेंसिकल अजम्पशन है, ठीक है। अब डर्कहाइम ने इसको एस्टेब्लिश कर दिया एक सोशल फैक्ट की तरह कि इट इज़ नॉट द साइकोलॉजिकल फिनोमिना, ये सोसाइटी में कुछ सोशल करेंट्स होते हैं जो इंडिविजुअल्स को सुसाइड कमिट करने पे मजबूर कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द सो हाउ डर्कहाइम की जो स्टडी है सुसाइड की, है ना, उसने एक क्या किया, एक जो डेली बिलीफ्स का था ना एक परसेप्शन, उसको उसने चेंज कर दिया सोशियोलॉजी के थ्योरी में, ठीक है ना। दूसरा है इट एक्ट्स एज सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस। जो कॉमन सेंस है इट जनरेट्स टेंटेटिव एक्सप्लेनेशंस विच सोशियोलॉजी लेटर वेरीफाइज। पहले उसको जो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करनी है वो देती है और सोशियोलॉजी उसको वेरीफाई करती है थ्रू रिसर्च। जैसे पॉवर्टी लीड्स टू क्राइम, ऐसे कैसे ही हमने एक परसेप्शन है, कॉमन सेंसिकल परसेप्शन है, एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है, अब इसको रिसर्च के थ्रू एस्टेब्लिश भी किया जा चुका है, ठीक है ना। तो इट एक्ट्स एज सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस एज वेल, गॉट इट। थर्ड है कल्चरल रेफरेंस पॉइंट। देखो जो कॉमन सेंस है ना इट रिफ्लेक्ट्स ट्रेडिशंस, जैसे कि जो कास्ट हायरार्की है इट वाज सीन एज नेचुरल, कि हाँ भाई जो रैंकिंग है ना कास्ट सिस्टम में, ब्राह्मण्स एट टॉप, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य एंड शूद्र, ये जो रैंकिंग है इट इज़ नेचुरल। लेकिन एम.एन. श्रीनिवासन ने क्या किया, इसको क्रिटिकली एनालाइज किया एंड ही एस्टेब्लिश दैट मोबिलिटी एग्जिस्ट इन द कास्ट सिस्टम इटसेल्फ। तो जो हम रैंकिंग को नेचुरल मान बैठे हैं ऐसा नहीं है, मोबिलिटी इज सॉट बाय द कास्ट ग्रुप्स थ्रू द प्रोसेसेस ऑफ सेंस्क्रिटाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो हमारे कल्चरल रेफरेंस पॉइंट्स हैं, ये उनको अल्टर करती है, ठीक है। फोर्थ है एंट्री इनटू साइंटिफिक इंक्वायरी। देखो जो कॉमन सेंस है ना इट प्रोवाइड्स द इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बट सोशियोलॉजी मूव्स बियॉन्ड इट टू एस्टेब्लिश जनरलाइजेबल नॉलेज, ठीक है ना। इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो कॉमन सेंस प्रोवाइड करती है और सोशियोलॉजी इसके बियॉन्ड जाती है, वो उसको जनरलाइज कर देती है उस नॉलेज को, ठीक है ना, थ्रू रिसर्च बाय एस्टेब्लिशिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इस तरीके से वो जनरलाइज कर देती है। तो ये थे इसके हाउ इट एक्ट्स एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सोशियोलॉजी। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। सबसे पहले डिफरेंस तो है नेचर ऑफ नॉलेज में ही। जो कॉमन सेंस है इट इज़ सब्जेक्टिव एंड कल्चर बाउंड, है ना, जैसे कि बिलीफ इन फेट एज कॉज ऑफ पॉवर्टी, है ना, ये क्या है, कॉमन सेंस है, सब्जेक्टिव बेसिस है, कल्चर से बाउंड है ये परसेप्शन। सोशियोलॉजी क्या करती है, इट सीक्स ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशंस थ्रू एविडेंस, जैसे कि अगस्त कॉम्टे ने ही कॉल्ड फॉर पॉजिटिव साइंस फॉर सोसाइटी, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशंस के थ्रू ये खुद को अलग करती है कॉमन सेंस से, ठीक है ना। दूसरा है डिफरेंस मेथडोलॉजी में। जो कॉमन सेंस है इट रिलाइज ऑन ट्रेडिशन एंड हियरसेज, ट्रेडिशंस पे काम करती है। सोशियोलॉजी क्या है, इट एम्प्लॉयज सिस्टमेटिक मेथड्स जैसे कि स्टैटिस्टिक्स, सर्वेज, एथनोग्राफी, और ये इनको इलस्ट्रेट भी किया है डर्कहाइम ने एंड उसने एक थ्योरी दी थी सोशल फैक्ट की, और वो कहता है सोशल फैक्ट शुड बी ट्रीटेड एज थिंग्स, ठीक है ना, और उसने इन मेथड्स को यूज़ भी किया है अपनी थ्योरीज में। तो मेथडोलॉजी के टर्म्स में दोनों डिफरेंट हैं। तीसरा है जनरलाइजेबिलिटी। देखो जो कॉमन सेंस होती है ना ये वेरी करती है अक्रॉस ग्रुप्स। एक कम्युनिटी की कॉमन सेंस अलग होगी, दूसरे की कुछ अलग होगी। वन कास्ट की कॉमन सेंस अलग होगी, दूसरे की अलग होगी, ठीक है। सोशियोलॉजी क्या करती है, इट एम्स एट ब्रॉडर थ्योरीज, दे मे नॉट बी यूनिवर्सल ऑफकोर्स, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिवर्सल थ्योरीज ही एस्टेब्लिश करे, बट स्टिल इट एम्स एट ब्रॉडर थ्योरीज, है ना। जैसे कि वेबर का जो कंसेप्ट है ना आइडियल टाइप्स का, ये प्रोवाइड करता है कंपैरेटिव मॉडल्स, जैसे कि ब्यूरोक्रेसी का एक कंपैरेटिव मॉडल है जो इसने ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी दी है, और उससे कंपैरिजन किया जाता है अक्रॉस सोसाइटीज़ कि कैसे डेविएशंस हैं, क्या कि दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं किसी देश की ब्यूरोक्रेसी में, ठीक है, क्या उसमें डिफरेंसेस हैं। तो ये क्या करती है, एक ब्रॉडर थ्योरी एस्टेब्लिश करने में हेल्प करती है सोशियोलॉजी, गॉट इट। फोर्थ इज कैपेसिटी फॉर चेंज। जो कॉमन सेंस है ना इट रेजिस्ट क्वेश्चनिंग, इट ऑफन रीइंफोर्सेस स्टीरियोटाइप्स, जैसे कि जेंडर रोल्स हैं, दैट फीमेल शुड डू हाउस होल्ड कोर्स, ये क्या है, कॉमन सेंसिकल स्टीरियोटिपिकल
एक परसेप्शन है। गॉट इट। सोशियोलॉजी क्या करती है? इट इज़ सेल्फ करेक्टिंग, इट इज़ ओपन टू न्यू एविडेंस। जैसे कि मर्टन का जो फंक्शनल एनालिसिस है ना, इट शोज हाउ इवन एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस मे हैव लेटेंट डिसफंक्शंस। इसने मतलब नए नए एविडेंस दे के उसको और तरीके से एक्सप्लोर करके फंक्शनल एनालिसिस को, वो कहता है जो एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस है ना सोसाइटी में, उनके भी लेटेंट डिसफंक्शंस निकल आते हैं। तो ये काम कौन कर सकती है? सोशियोलॉजी ओनली। अगर किसी चीज़ के लेटेंट, जिन्हें आइडेंटिफाई भी नहीं किया गया है, इस तरह के डिसफंक्शंस कौन कर सकता है? एक सोशियोलॉजिस्ट कर सकता है। गॉट इट। तो कंक्लूजन में क्या है? देखो, कॉमन सेंस प्रोवाइड करती है सोशियोलॉजी को विद क्वेश्चंस, कैटेगरीज एंड कल्चरल ग्राउंडिंग। बट जो सोशियोलॉजी है, इट एडवांसेस बाय ट्रांसेंडिंग इट थ्रू सिस्टमेटिक मेथड्स। गॉट इट। अब कंक्लूजन में हम लिख देंगे सी राइट मिल्स की ये स्टेटमेंट इन द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में, जो उसने कही है दैट जो सोशियोलॉजिस्ट है ना, उसकी टास्क क्या है? उसकी टास्क है टू ट्रांसफॉर्म एवरीडे प्राइवेट ट्रबल्स इनटू पब्लिक इश्यूज। प्राइवेट ट्रबल्स मतलब जिसको हम, जो हमारे पर्सनल इश्यूज हैं, जिनको हम, जैसे मैं कह दूं कि कोई अगर अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, अब वो मेरा हो सकता है प्राइवेट ट्रबल है, तो कॉमन सेंसिकल परसेप्शन क्या होगा कि मेरे पास स्किल नहीं है, इसलिए मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। लेकिन वो कहता है कि इसको लिंक करो किससे? पब्लिक इश्यूज से। पब्लिक इशू क्या है? कि मार्केट में जॉब्स ही नहीं है, और या फिर अगर मैं स्किल्ड नहीं हूँ, अनएम्प्लॉयड नहीं हूँ, और मेरे पास जो स्किल्स नहीं है, वो स्किल्स क्यों नहीं है? क्या उसमें मेरी गलती है या फिर एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट है? तो जब हम दोनों चीज़ों को लिंक करते हैं तो दिस इज़ पॉसिबल थ्रू, ये काम कौन कर सकता है? एक सोशियोलॉजिस्ट करता है, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ कॉमन सेंस गेट लिंक्ड टू सोशियोलॉजी। द सोशियोलॉजी बिगिन्स विद कॉमन सेंस बट मैच्योर्स बियॉन्ड इट। गॉट इट। सो इस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना था। दोनों साइड को हमने एड्रेस किया है, उसके पहले डिफाइन किया है दोनों चीज़ों को, और उसके बाद द बोथ साइड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैव बीन रिटन इन दिस आंसर, ठीक है ना। उसके बाद एक कंक्लूजन कर दिया है। कंक्लूजन में हमने जो थिंकर हमें याद आ रहा है उसको हम लिख देंगे। देखो, थिंकर को अगर आप को कोई ऐसा लगता है कि जिसको हम लिख सकते हैं, तभी उसको ऐड करना है, अननेसेसरीली कोई भी ऐड नहीं करना है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखनी है। वैसे डेफिनेशन में भी इसके थिंकर चूज किए जा सकते हैं। कॉमन सेंस को वेबर ने भी डिफाइन किया है, सोशियोलॉजी को भी के वेबर ने भी डिफाइन किया है, कई और ने भी डिफाइन किया है, तो दैट विल बी परफेक्ट, ठीक है ना। सो दैट डिपेंड्स ऑन यू। इंट्रोडक्शन में थिंकर का यूज़ बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है, उससे एक अलग ही परसेप्शन जाता है, जैसे मैं आगे दिखाऊंगा आपको। अब देखो, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ देयर एरिया ऑफ स्टडी एंड मेथडोलॉजी। इसको डिस्कस करना है, सिमिलरिटीज़ भी बतानी है, डिफरेंसेस भी बताने हैं। अब देखो, इंट्रो में क्या आएगा, जो सोशियोलॉजी और हिस्ट्री हैं, दे आर क्लोजली रिलेटेड डिसिप्लिन्स, है ना। ये जनरली हर किसी के लिए है, जितने भी डिसिप्लिन्स हैं, चाहे एंथ्रो हो, पॉलिटिकल साइंस हो, क्लोजली रिलेटेड है सारी। वाइल सोशियोलॉजी स्टडी करती है क्या? सोसाइटी को, इसके इंस्टीट्यूशंस को, सोशल रिलेशनशिप्स को इन ए जनरल वे। और हिस्ट्री क्या करती है? इट एग्जामिन्स पास्ट इवेंट्स इन देयर क्रोनोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। जैसा कि मार्क ब्लॉक कहते हैं, ही ऑब्जर्व्ड सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री आर कॉम्प्लीमेंट्री। सोशियोलॉजी सीख करती है जनरलाइजेशंस एंड हिस्ट्री प्रोवाइड्स कंक्रीटनेस टू इट, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने एक रिलेवेंट थिंकर का यूज कर लिया है अपने इंट्रोडक्शन में। गॉट इट। और उसकी अगर बुक का भी अगर आप मेंशन कर पाते हो, दैट्स ए चेरी ऑन द केक। ध्यान रखना ये चीज़। तो इंट्रोज जो हैं ये पहले से ही तैयार किए जाते हैं, पहले से ही आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले कि इस तरीके इंट्रो आएगा तो उसमें कौन से थिंकर्स को ऐड किया जा सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं, ये पहले से तैयार करना होता है। आपको लिस्ट पहले से बना के रखनी होगी कि इंट्रो अगर इससे रिलेटेड आया है तो उसमें कौन कौन से थिंकर को ऐड किया जा सकता है, और वो ऑन द स्पॉट इन द एग्ज़ाम हॉल आपको पता चलता है कि ये थिंकर रिलेटेड है, इसको यहाँ ऐड किया जा सकता है। गॉट इट। सो ये हो गया इसका इंट्रो। अब सिमिलैरिटीज़ क्या हैं दोनों में, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री में? दूसरे थीम को एड्रेस करेंगे हम। सिमिलैरिटीज़ बतानी है, फिर डिफरेंसेस बताने हैं, ठीक है, और फिर इन टर्म्स ऑफ देयर एरिया ऑफ स्टडी एंड मेथडोलॉजी, दोनों को एड्रेस करेंगे। तो जो स्टडी ऑफ सोसाइटी है उसमें दोनों सिमिलर हैं। कैसे? देखो, बोथ एनालाइज ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस, उनके कस्टम्स को स्टडी करते हैं, कलेक्टिव लाइफ को स्टडी करते हैं। जैसे कि कास्ट सिस्टम जो है, इट इज़ स्टडीड बाय हिस्टोरियंस एज वेल एज सोशियोलॉजिस्ट। हिस्टोरियंस इसको करते हैं, उसका एवोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। सोशियोलॉजिस्ट कैसे करता है? उसकी फंक्शनिंग देखता है, उसके इम्पैक्ट्स देखता है, सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट्स देखता है, ठीक है। बट स्टडी दोनों कास्ट ऐसे इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं ना,
उसके कस्टम्स को स्टडी कर रहे हैं। सो दैट्स वाई दे आर सिमिलर इन दिस स्टडी ऑफ सोसाइटी। दूसरी है इंटरडिपेंडेंस, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। हिस्ट्री प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर सोशियोलॉजिकल जनरलाइजेशंस, है ना। और जो सोशियोलॉजी है इट हेल्प्स एक्सप्लेन कॉसेज पैटर्न्स बिहाइंड हिस्टोरिकल इवेंट्स। जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं उनके पीछे कॉसेज क्या थे, पैटर्न्स क्या निकल के आ रहे हैं स्ट्रक्चर्स में, ये सोशियोलॉजी उनको एक्सप्लेन करती है। सो दैट्स वाई दे आर डिपेंडेंट। एम एन श्रीनिवासन भी कहते हैं दैट सोशियोलॉजी विदाउट हिस्ट्री इज रूटलेस एंड हिस्ट्री विदाउट सोशियोलॉजी इज मीनिंगलेस। गॉट इट। तो देखो हमने अपने मेन आर्ग्यूमेंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए थिंकर का यूज़ किया है, ठीक है। इस तरह की चीज़ों को आपको नोटिस करना है। तीसरी है शेयर्ड थीम्स। देखो थीम्स जो हैं दोनों एक ही तरह के थीम्स को स्टडी करते हैं, फैमिली, रिलीजन, पॉलिटी, इकोनॉमी, है ना। जैसे कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है इसको, ये हिस्ट्री का भी पार्ट है ना, और ये सोशियोलॉजी का भी पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये हमें हेल्प करता है राइज ऑफ मॉडर्निटी को अंडरस्टैंड करने में। इसको स्टडी भी किया है डर्कहाइम और मार्क्स ने, ठीक है ना। तो दोनों क्या है, थीम्स को शेयर करते हैं। नाउ कम्स डिफरेंसेस। डिफरेंसेस किसमें? इन एरिया ऑफ स्टडी। अब देखो इनमें एक चीज़ देखना आप, या तो एग्जाम्पल यूज़ करने की कोशिश करो मेन बॉडी में सब्सटेंशिएट करने के लिए अपने आर्ग्यूमेंट को, या फिर कोई थिंकर यूज़ करने की कोशिश करो। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको थिंकर ही यूज़ करना है हर जगह पे, चाहे वो इरेलेवेंट हो। गॉट इट। अगर कहीं एग्जाम्पल नज़र आ रहा है और आप उसको क्लैरिफाई कर सकते हो मेन आर्ग्यूमेंट को उससे, तो एग्जाम्पल यूज़ करो, ठीक है। हमें सब्सटेंशिएट करना होता है बस अपनी आर्ग्यूमेंट को, ये चीज़ समझनी है आपको। अब आते हैं आपके डिफरेंसेस पे, डिफरेंसेस इन एरिया ऑफ स्टडी। तो स्कोप क्या है? देखो जो हिस्ट्री है ना, इट स्टडीज यूनिक पर्टिकुलर इवेंट्स ऑफ द पास्ट इन ए सीक्वेंस। गॉट इट। सोशियोलॉजी क्या करती है? इट स्टडीज जनरल पैटर्न्स, स्ट्रक्चर्स क्या हैं, सोशल लॉज क्या हैं, है ना, इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी। सोशियोलॉजी का स्कोप ये है। गॉट इट। तो दोनों स्कोप में वेरी करते हैं। फोकस में दोनों वेरी करते हैं। हिस्ट्री का फोकस है किस पे? स्पेसिफिक किंग्स पे, वॉर्स कब हुए, डायनेस्टीज़ कौन कौन सी थी, रिफॉर्म्स क्या हुए, ठीक है, इस पे। वहीं जो सोशियोलॉजी है इसका फोकस किस पे है? एब्स्ट्रैक्टिंग द सोशल प्रोसेसेस, क्या क्या प्रोसेसेस थी, जैसे कि क्लास स्ट्रगल किस वजह से हुआ, किन के बीच में हुआ, है ना, सोशल चेंज कैसे हुआ, व्हाट वर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल चेंज, मॉडर्नाइजेशन क्या है, कैसे ये अलग है, कैसे ये किन प्रोसेसेस के थ्रू गुजरा है मॉडर्नाइजेशन। तो इन सारी चीज़ों को क्या करती है, सोशियोलॉजी का फोकस रहता है इन सारी चीज़ों पे। गॉट इट। फिर है टाइम डायमेंशन। देखो हिस्ट्री फोकस करती है किस पे? क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स पे। इट इज़ कंसर्न्ड विद कंटिन्यूटी एंड चेंज, है ना। और जो सोशियोलॉजी है इट इज़ एनालिटिकल, ये फोकस करती है रिलेशनशिप्स पे एंड फंक्शंस एट ए गिवन टाइम। गॉट इट। अब आते हैं डिफरेंसेस पे, किसमें? मेथडोलॉजी में। मेथड में कैसे अलग हैं? हिस्ट्री क्या है? नरेटिव है ना, डिस्क्रिप्टिव है, यूजेस आर्काइवल सोर्सेज टू एक्सप्लेन, टू नरेट थिंग्स, डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करती है, क्रोनोलॉजी को यूज़ करती है। और जो सोशियोलॉजी है इसका मेथड क्या है? कंपैरेटिव, ये कंपैरिजन करती है ना, एनालिटिकल है, एनालिसिस करती है चीज़ों का, सर्वेज को यूज़ करती है, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करती है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ऐसे टूल यूज़ किया जाता है रिसर्च के लिए। पार्टिसिपेट कर सकते हैं सोसाइटी में, आपको अपने कुछ कोई भी चीज़ अगर आपको स्टडी करनी है। गॉट इट। तो मेथड्स में दोनों अलग हैं। दूसरा है जनरलाइजेशन वर्सेस पार्टिकुलराइजेशन। देखो जो मैक्स वेबर है, सोशियोलॉजी बिल्ड्स आइडियल टाइप्स, हिस्ट्री एनालाइज यूनिक कन्फिग्रेशंस। मैक्स वेबर सेज दिस थिंग। गॉट इट। तो ये डायरेक्ट हमारे उसको एड्रेस कर रहा है इसलिए यूज़ कर लिया है। नाउ कॉसेशन। देखो जो हिस्ट्री है ना, इट एम्फेसाइजेस इवेंट्स, इंडिविजुअल्स एंड कंटिजेंसीज। और जो सोशियोलॉजी है इट एम्फेसाइजेस सोशल स्ट्रक्चर्स, इंस्टीट्यूशंस, लॉन्ग टर्म प्रोसेसेस, कॉज क्या हैं किसी चीज़ के, इम्पैक्ट्स क्या हैं किसी चीज़ के। ये एक कॉज एंड इफेक्ट वाली जो थ्योरी है उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है सोशियोलॉजी, ठीक है ना। और वहीं हिस्ट्री फोकस करती है किस पे? इवेंट्स पे। वो कॉज पे नहीं जाती किसी इवेंट के, इंडिविजुअल्स पे फोकस करती है, हिस्टोरिकल फिगर्स पे फोकस करती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें देखो हम क्रिटिसिज्म लिख सकते हैं। जो फर्नैंड ब्रोडाइल है, इट सेज
इट ब्रिज्ड हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी बाय एम्फेसाइजिंग लॉन्ग टर्म सोशल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसने हिस्ट्री और सोशियोलॉजी को ब्रिज कर दिया है बाय फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म सोशल स्ट्रक्चर्स। ऐसे जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं, दे आर्ग्यू बाउंड्रीज आर ब्लर्ड, बोथ आर इंटरप्रेटिव नरेटिव्स शेप्ड बाय कॉन्टेक्स्ट। तो तीनों तरह की बातें इसमें हो चुकी हैं कि सिमिलर भी हैं दोनों, डिफरेंसेस भी हैं, और अब दोनों हिस्ट्री और सोशियोलॉजी में गैप जो है वो कम हो रहा है, और दोनों क्या है, इंटरसेक्शनल हैं। गॉट इट। बाउंड्रीज आर ब्लर्ड नाउ। अब कंक्लूजन कैसे करेंगे? देखो, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री आर डिस्टिंक्ट बट इंटरट्वाइंड। तो कंक्लूड कैसे करना है कि हमें पूरा एसेंस समझ आ जाए पूरे आंसर का। इस तरीके से जो सोशियोलॉजी है इट प्रोवाइड्स थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स, और जो हिस्ट्री है इट प्रोवाइड्स एम्पीरिकल डेप्थ। एम्पीरिकल डेप्थ मतलब डेटा बताती है, इवेंट्स कब हुए वो बताती है, डेट्स बताती है। गॉट इट। एंड टुगेदर जब दोनों एक साथ मिलते हैं, दे एनरिच अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी बाय कंबाइनिंग जनरलाइजेशंस विद कंक्रीट हिस्टोरिकल स्पेसिफिसिटी। गॉट इट। जैसा कि गिडन्स भी कहते हैं, ही ऑब्जर्व्ड सोशियोलॉजी मस्ट बी हिस्टोरिकली इन्फॉर्म्ड टू रिमेन मीनिंगफुल। गॉट इट। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है गिडन्स की। So this is how this answer is concluded. Now third answer, what is a variable in social research and what are their different types? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्ट है, सिंपल चीज़ों को एक्सप्लेन करना है बस। गॉट इट। लेकिन कैसे करना है वो देखना है। पहले डिफाइन कर दो, इन सोशल रिसर्च वेरिएबल क्या होता है? इट इज़ एनी करेक्टरिस्टिक, एट्रीब्यूट और फैक्टर दैट कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज अक्रॉस इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। अब पॉल लेजर्सफेल्ड कहते हैं दैट वेरिएबल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ एम्पिरिकल मेजरमेंट इन सोशियोलॉजी। अब हमने थिंकर को भी यूज़ कर लिया है बहुत ही रिलेवेंट आर्ग्यूमेंट के साथ इन इंट्रो। गॉट इट। दे हेल्प एस्टेब्लिश पैटर्न्स, रिलेशनशिप्स एंड कॉजेलिटी इन सोशल फिनोमिना। ठीक है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, इंट्रो ही बहुत अपने आप में सफिशिएंट है सारी चीज़ों को बताने के लिए। नाउ मीनिंग ऑफ वेरिएबल और थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं। देखो, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं कह रहा था वीडियो को पूरा देखना है, कहाँ कोई चीज़ याद आ जाए। देखो, ये क्वेश्चन वैसे 10 मार्कर है, ठीक है, लेकिन मैंने जो सारे आंसर्स प्रोवाइड किए हैं ना, वो ऐसे 20 मार्कर प्रोवाइड किए हैं। मेरा पर्पज़ क्या है कि आपको कंटेंट इनफ दे दूँ दैट सो दैट यू कैन डिलीवर एट योर ओन चॉइस। जितना भी हमें रिक्वायर्ड है उस हिसाब से लिखना है, उसको थोड़ा क्रिस्प कर देना है। अब देखो, जो 20 मार्कर होता है ना, 20 मार्कर में हमारे पास स्कोप होता है अपने इंट्रो को थोड़ा सा एक्सपेंड करने का, है ना, थोड़ा सा और डिस्क्राइब करने का। जब थोड़ा डिस्क्रिप्शन हम एक्स्ट्रा देते हैं ना इंट्रो के बारे में, जो हम उसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं, तो एग्जामिनर को मतलब ये लगता है कि हाँ भाई, इसको अंडरस्टैंडिंग अच्छी है सब्जेक्ट के बारे में। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल नहीं ले पाए थे वेरिएबल का, यहाँ हम एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं वेरिएबल का मीनिंग। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो 20 मार्कर में लेकिन आप ये कर सकते हैं। गॉट इट। 10 मार्कर में इंट्रो के तुरंत बाद आपको जो मेन थीम है, सेकंड थीम जो पूछा है, उस पे जाना है। गॉट इट। तो वेरिएबल क्या है? इट मस्ट बी मेजरेबल और क्लासीफाइबल, है ना, क्लासीफाई कर सके डिफरेंट कैटेगरीज में, इस तरीके से होना चाहिए वेरिएबल। एग्जाम्पल, जो एजुकेशन लेवल है ना, ये इलिटरेट कितने हैं, स्कूल गोइंग कितने हैं, ग्रेजुएट्स कितने हैं, है ना, इनको क्लासिफिकेशन किया है डिफरेंट कैटेगरीज में, तो ये क्या है? एजुकेशन लेवल, ये सब क्या है? वेरिएबल्स हैं। ऐसे ही इनकम, कास्ट, जेंडर, ये सब क्या है? वेरिएबल्स का काम करते हैं। गॉट इट। नाउ अनलाइक कॉन्स्टेंट्स, फिक्स्ड वैल्यूज या फिर फैक्ट्स लिख सकते हैं आप, उनके उलट जो वेरिएबल्स होते हैं ना, दे कैप्चर वेरिएशन एसेंशियल फॉर सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। गॉट इट। बहुत ही ईजी है। नाउ टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स उसने एक्सप्लिसिटली पूछा है तो उसको एड्रेस करेंगे। गॉट इट। अब टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में क्या है? देखो, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। इंडिपेंडेंट कौन से होते हैं? द प्रिज्यूम्ड कॉज और प्रेडिक्टर होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट कौन सा होता है? द आउटकम अफेक्टेड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो आउटकम होता है जिसका जो कि डिपेंड करता है दूसरे वाले वेरिएबल पे, वो होता है डिपेंडेंट। जैसे कि इन स्टडिंग इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन इनकम, तो इसमें एजुकेशन क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इनकम क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ क्या है? इनमें से इनकम क्या है? ये डिपेंड करती है एजुकेशन के लेवल पे। गॉट इट। तो इस तरीके से हमें करना है। अब
ये सारी चीज़ें देखनी है। नाउ सेकंड, इंटरवीनिंग वेरिएबल्स, मीडिएटिंग वेरिएबल्स विच एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। जैसे कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन और इनकम जो दो वेरिएबल्स थे, इन दोनों में देखो स्किल्स जो है ना वो क्या कर रही है, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रही है एजुकेशन और इनकम में। अगर आपके पास स्किल्स ज़्यादा हैं, एजुकेशन हो सकता है फॉर्मल एजुकेशन आपके पास हो, डिग्री हो, बट स्किल्स ना हो, है ना, तो स्किल्स क्या है, एक मीडिएटिंग वेरिएबल है जो कि क्या कर रही है, ये एक्सप्लेन कर रही है रिलेशन को बिटवीन एजुकेशन एंड इनकम। गॉट इट? सो दिस इज इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। ऐसे ही कंट्रोल वेरिएबल्स, फैक्टर्स केप्ट कांस्टेंट टू आइसोलेट इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जिनको कांस्टेंट रखा गया है ऐसे फैक्टर्स को टू आइसोलेट, जिससे हमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है ना उसके इफेक्ट्स को देखा जा सके इन ए यूनिक वे। अब जैसे कि जो स्टडिंग इफेक्ट ऑफ जेंडर ऑन एम्प्लॉयमेंट वाइल कंट्रोलिंग फॉर एजुकेशन। गॉट इट? तो इफेक्ट ऑफ जेंडर ऑन एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, जिसमें कि हमने कंट्रोल किया है किसको, एजुकेशन को। गॉट इट? तो इस तरीके से ये होते हैं कंट्रोल वेरिएबल्स। वैसे ही क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, क्वांटिटेटिव ऑफ कोर्स न्यूमेरिकली मेजरेबल एंड क्वालिटेटिव कैटेगरिकल, जैसे कास्ट, रिलीजन। गॉट इट? ऐसे ही डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस वेरिएबल्स, जो फाइनाइट वैल्यूज ले सकते हैं वो डिस्क्रीट, जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन। कंटिन्यूस क्या होते हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज विद इन ए रेंज, जो रेंज में होते हैं, जैसे एज ग्रुप क्या है, इनकम का लेवल क्या है, किस उसमें फॉल करती है इनकम, किस कैटेगरी में फॉल करती है, तो ये सारे क्या है, कंटिन्यूस वेरिएबल्स। ऐसे ही एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं विच आर अनअकाउंटेड फैक्टर्स दैट मे इन्फ्लुएंस रिजल्ट्स, जिन्हें हम कंसिडर ही नहीं करते हैं, ऐसे फैक्टर्स को बोलते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। जैसे कि वाइल स्टडिंग एग्जाम परफॉर्मेंस, एग्जाम परफॉर्मेंस को स्टडी करते टाइम हेल्थ या फिर मोटिवेशन में इंटरफेयर, तो ये हेल्थ और मोटिवेशन क्या हो गए, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, इनको हमने कंसिडर नहीं किया था। गॉट इट? सो दिस इज हाउ एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स आर डिफाइंड। फिर आते हैं आपके मॉडरेटर वेरिएबल्स, दे अफेक्ट द स्ट्रेंथ और डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। जैसे कि देखो, जेंडर मॉडरेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। देखो एजुकेशन का इम्पैक्ट होता है एम्प्लॉयमेंट पे, है ना, ये दो वेरिएबल्स हैं। अब यहाँ पे जैसे ही जेंडर हम एक वेरिएबल के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या है, ये जो रिलेशनशिप है इन दोनों की ये कम्प्लीटली अल्टर हो जाती है, इसकी जो डायरेक्शन है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। गॉट इट? तो जैसे ही जेंडर इसमें हम ऐड करते हैं कि फीमेल्स की एजुकेशन का एम्प्लॉयमेंट पे क्या फ़र्क है, गॉट इट, तो उससे क्या है, पूरा का पूरा जो रिलेशनशिप था टू वेरिएबल्स के बीच में वो पूरा ही कंप्लीट चेंज हो गया। सो दे आर कॉल्ड मॉडरेटर वेरिएबल्स। नाउ इनकी इंपॉर्टेंस क्या है सोशल रिसर्च में। अब देखो इंपॉर्टेंस वैसे पूछी नहीं है, लेकिन हमने यही चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दैट हेल्प्स इन योर मैक्सिमाइजेशन ऑफ स्कोर। अब ये जैसे ही आपने टाइप्स बताए, तो हमें इंपॉर्टेंस के बारे में जनरली सोशल रिसर्च में वेरिएबल्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ये PYQ भी है पहले, तो उसके 2 पॉइंट्स और ऐड कर दो। वैसे हमारा आंसर कंप्लीट होने वाला है, तो उसके 2 पॉइंट्स और जैसे ही हमने ऐड कर दिए, उससे हमारा आंसर और ज़्यादा एनरिच हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या है इंपॉर्टेंस इसकी सोशल रिसर्च में, वेरिएबल्स हेल्प ऑपरेशनलाइज कंसेप्ट्स, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल पॉवर्टी मेजर्ड थ्रू इनकम, कंजम्पशन, हाउसिंग, ठीक है, जो कंसेप्ट है उसको ऑपरेशनलाइज करते हैं क्या, वेरिएबल्स, ठीक है ना। पॉवर्टी को मेजर करते हैं जब थ्रू इनकम का इम्पैक्ट पॉवर्टी पे, कंजम्पशन, हाउसिंग क्या है, जब इन तीनों वेरिएबल्स को कंसिडर करते हैं तो हमारा जो मेन वेरिएबल है वो क्या होता है, हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो ऑपरेशनलाइज हो जाता है। गॉट इट? दे मेक हाइपोथेसिस टेस्टेबल। कोई भी हाइपोथेसिस आपने फॉर्म किया है, कोई भी स्टेटमेंट जो आपके पास है वो टेस्टेबल कब होगी, जब यूज ऑफ वेरिएबल्स हमने अच्छे से कंसिडर किया है। दे इनेबल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड अनकवर कॉसल पैटर्न्स। कोई भी किसी भी उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अगर आपको एस्टेब्लिश करनी है तो वहाँ पे आपको क्या चाहिए, वेरिएबल्स, कौन से किस वेरिएबल के ऊपर क्या चीज़ डिपेंड करती है, ये पॉसिबल हो पाता है किसके थ्रू, वेरिएबल्स के थ्रू सोशल रिसर्च में, ठीक है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, कलेक्ट क्या करना है, डेटा कौन सा कलेक्ट करना है, किस वेरिएबल के ऊपर आपको डेटा कलेक्ट करना है, सो ये भी इसमें हेल्प करता है। गॉट इट? तो ये थी इंपॉर्टेंस इन सोशल रिसर्च। अब कंक्लूजन क्या करेंगे, देखो वेरिएबल्स क्या हैं, सेंट्रल टूल्स हैं इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च विच अलाउ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स लाइक क्लास, जेंडर और पावर टू बी मेजर्ड, कंपेयर्ड एंड एनालाइज्ड।
By distinguishing between independent, dependent and other types, researchers can move from common sense observation to scientific explanation of society. तो ये था हमारा एक crisp conclusion. Got it? So ये हो गया. Now comes next question. Can Merton's reference group theory be relevant in understanding identity making in the digital world? देखो, आर.के. मर्टन की जो रेफरेंस ग्रुप थ्योरी है, इसको इन्होंने लिंक किया है जो एक डिजिटल आइडेंटिटी मेकिंग चल रही है डिजिटल वर्ल्ड में, इसके साथ किस तरीके से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं रेफरेंस ग्रुप थ्योरी के थ्रू. इन दोनों चीज़ों को हमें एक्सप्लेन करना है. तो सबसे पहले हमें क्या बताना है, रेफरेंस ग्रुप थ्योरी है क्या आर.के. मर्टन की, इसको हमें एक्सप्लेन करना होगा. जब हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि रेफरेंस ग्रुप थ्योरी ये होती है, तब हम उसको लिंक कर सकते हैं कि अच्छा आइडेंटिटी जो मेकिंग है डिजिटल वर्ल्ड में जो चल रही है, दे बोथ आर रिलेटेड हैं. इससे हमें रेफरेंस ग्रुप से समझ आता है कि जो आइडेंटिटी मेकिंग का ये कंसेप्ट चल रहा है ये कैसे रिलेटेड है. इसको देखते हैं. देखो, जो आर.के. मर्टन ने डिफाइन किया है रेफरेंस ग्रुप थ्योरी को, किसमें किया है, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में. ये मैं पहले भी बोल रहा हूँ, अगर आपको पता है थिंकर का नाम, कौन सी बुक में उसने ये कंसेप्ट दिया है, तो दिस इज़ ए वंडरफुल वे टू मैक्सिमाइज योर स्कोर. इंट्रो में यूज ऑफ थिंकर अलॉन्ग विद द मेंशन ऑफ द बुक्स नेम इन विच द कंसेप्ट हैज़ बीन डिस्कस्ड इज़ ए चेरी ऑन द केक. ठीक है, आपका स्कोर काफ़ी अच्छे से बढ़ेगा इससे. ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं. गॉट इट. नाउ रेफरेंस ग्रुप थ्योरी को वो एक्सप्लेन कैसे करता है, दैट आर.के. मर्टन कहता है इट एक्सप्लेन्स हाउ इंडिविजुअल्स इवेल्युएट देमसेल्व्स इन रिलेशन टू ग्रुप्स दे एडमायर और डिसोसिएट फ्रॉम. ठीक है, इन द डिजिटल एज वेयर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स शेप सेल्फ प्रेजेंटेशन एंड बिलोंगिंग, मर्टन्स थ्योरी प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू आइडेंटिटी मेकिंग ऑनलाइन. अब ये जो दोनों चीज़ों के बारे में बात करी थी ना, हमने इंट्रो में अपने दोनों के बारे में जिक्र कर दिया है. ठीक है, सो दिस इज हाउ इंट्रोज आर रिटन. अब थोड़ा सा डिस्क्राइब और करेंगे मर्टन की रेफरेंस ग्रुप थ्योरी को. गॉट इट. जिससे कि एक कॉन्टेक्स्ट एक वो बन सके, बैकग्राउंड सा एक बन सके आंसर में. मर्टन की जो रेफरेंस ग्रुप थ्योरी है वो क्या है, इंडिविजुअल्स कंपेयर देयर नॉर्म्स, वैल्यूज एंड बिहेवियर विद ग्रुप्स दे टेक एज स्टैंडर्ड्स. गॉट इट. बहुत ईजी है. नाउ टाइप्स मेंशन कर दो इसके. नॉर्मेटिव होते हैं, कंपेरेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं. ठीक है, अब रिलेवेंस टू डिजिटल आइडेंटिटी मेकिंग, हमें जो मेन थीम है उस पर पहुँचना है. ठीक है, अब क्या रिलेवेंस है डिजिटल आइडेंटिटी मेकिंग में. देखो, एस्पिरेशनल आइडेंटिटीज़ जो हैं, पहला पॉइंट है एस्पिरेशनल आइडेंटिटीज़. जो ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, है ना, दे एक्ट एज रेफरेंस ग्रुप्स, है ना. जैसे कि यूथ एस्पायरिंग टू फिटनेस, ब्यूटी और करियर मॉडल्स शोकेस्ड ऑन इंस्टाग्राम या लिंक्डइन. कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जो आप फॉलो कर रही है यूथ, उस पर वो एस्पायर करती है इन टर्म्स ऑफ देयर फिटनेस, इन देयर ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, या फिर करियर मॉडल्स. करियर की टर्म्स में कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ किसी ने कर ली है, किसी पर्सन ने, तो उसको भी कैसे लिया जाता है, ऐसे रोल मॉडल. उससे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं. तो दे एक्ट एज एस्पिरेशनल आइडेंटिटीज़. ठीक है, रेफरेंस ग्रुप्स डिजिटल वर्ल्ड में. नाउ कंपेरेटिव इवेल्युएशन. जो सोशल मीडिया है, इट एनकरेजेस कॉन्स्टेंट कंपेरिजन. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फॉलोअर्स कितने हैं, लाइक्स कितने आए हैं, अचीवमेंट्स क्या हैं. इट शेप्स सेल्फ एस्टीम एंड आइडेंटिटी. गॉट इट. नाउ जो फेस्टिंगर का सोशल कंपैरिजन थ्योरी है, इसको हमने ऐड किया है इसमें. फेस्टिंगर की जो सोशल कंपैरिजन थ्योरी है, इट कॉम्प्लीमेंट्स मर्टन हेयर. जो आर.के. मर्टन की जो रेफरेंस ग्रुप थ्योरी है और फेस्टिंगर की सोशल कंपैरिजन थ्योरी है, दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन इसको हमने मेंशन किया है ऐसे रिलेवेंट यूज ऑफ थिंकर. इसमें ये क्या कहता है, फेस्टिंगर सोशल कंपैरिजन थ्योरी में, दैट जो पर्सन्स होते हैं ना, इंडिविजुअल्स, दे इवेल्युएट देमसेल्व्स, देयर कैपेबिलिटीज़ फ्रॉम द अदर ग्रुप्स. ठीक है, वो इवेल्युएट करते हैं अपनी सेल्फ वर्थ को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को. ठीक है, तो ये किससे रिलेट करती है, आर.के. मर्टन की रेफरेंस ग्रुप थ्योरी से. और ये यहाँ पे जो कंपैरेटिव इवेल्युएशन हो रहा है, ये दोनों यहाँ पे यूज़फुल हैं, फेस्टिंगर की सोशल कंपैरिजन थ्योरी भी और आर.के. मर्टन की भी, बल्कि ये उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. गॉट इट. नाउ नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप्स भी होते हैं. देखो, जो ऑनलाइन सब कल्चर्स हैं, दे डिफाइन देमसेल्व्स अगेंस्ट आउटसाइडर्स. एग्जाम्पल, फेमिनिस्ट ग्रुप्स वर्सेज मिसोजिनिस्ट कम्युनिटीज़. ठीक है, दोनों में क्या है, दोनों दे
मतलब दोनों एकदम ही अलग है। मिसोजिनिस्ट कम्युनिटीज़ क्या है, जो मतलब एक हेट्रेड रखते हैं टुवार्ड्स वुमेन, और फेमिनिस्ट ग्रुप क्या है, दे फेवर वुमेन्स राइट्स। गॉट इट। ऐसे ही जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है ऑनलाइन, लिबरल्स का वर्सेस कंजर्वेटिव्स का, ठीक है, दिस इलिस्ट्रेट दिस डायनेमिक, ठीक है। नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप्स भी होते हैं जो एक दूसरे के एंटी होते हैं, है ना। तो इसमें भी हमारी क्या है, आइडेंटिटी फॉर्मेशन में हमें पता चलता है डिजिटली हम किस ग्रुप से अलाइंड हैं। गॉट इट। सो दिस इज़ हाउ दिस वर्क्स। फ्लूइड एंड मल्टीपल आइडेंटिटीज़, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, दे अलाउ पीपल टू अडॉप्ट मल्टीपल आइडेंटिटीज़। प्रोफेशनल ऑन लिंक्डइन अलग है, प्लेफुल ऑन इंस्टाग्राम अलग है। एक ही पर्सन लिंक्डइन पे प्रोफेशनल है और इंस्टाग्राम पे प्लेफुल है। गॉट इट। तो क्या होती हैं, मल्टीपल आइडेंटिटीज़ होती हैं। रेफरेंस ग्रुप जो होते हैं, दे डिफर अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, रीइंफोर्सिंग सिचुएशनल आइडेंटिटी मेकिंग। सिचुएशन के हिसाब से हमारी आइडेंटिटी हो जाती है। गॉट इट। ऐसे ही जो वर्चुअल कम्युनिटीज़ हैं, दे एक्ट एज रेफरेंस ग्रुप्स। ऑनलाइन गेमिंग क्लैन्स हैं, फैंडम्स बने पड़े हैं, एक्टिविस्ट नेटवर्क्स हैं, क्लाइमेट के चेंज से लेके या फिर LGBT कम्युनिटी के राइट्स होते हैं उनको लेके, ठीक है। दे क्रिएट न्यू रेफरेंस पॉइंट्स फॉर बिलोंगिंग एंड आइडेंटिटी। आप किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, क्या आप क्लाइमेट चेंज का जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है उसका पार्ट हैं, या फिर जो इस कम्युनिटी को फेवर करते हैं या डिसफेवर करते हैं, जो भी है, ठीक है। तो इट क्रिएट न्यू रेफरेंस पॉइंट्स फॉर बिलोंगिंग एंड आइडेंटिटी। गॉट इट। क्रिटिसिज्म एंड चैलेंजेस क्या हैं, देखो सुपरफिशियल आइडेंटिटीज़ हैं ये ऑनलाइन। जो ऑनलाइन रेफरेंस ग्रुप्स हैं ना, दे में प्रमोट आर्टिफिशियल एंड कंज्यूमरिस्ट आइडेंटिटीज़। आर्टिफिशियल कैसे, रियल में अलग है और रील में अलग है, ठीक है। रियल और रील दोनों अलग आइडेंटिटीज़ हैं। तो ये क्या है, एक सुपरफिशियल आइडेंटिटी है। दूसरा एक कंज्यूमरिस्ट आइडेंटिटीज़ को प्रमोट करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर को। जैसे आईफोन लेना, जो जेन जी है, दे आर बाइंग आईफोन्स ऑन EMIs एंड दे आर नॉट एबल टू पे द EMIs on time. Got it? So what does it lead to? Consumerist identities जनरेट करता है ये। दूसरा मेंटल हेल्थ इश्यूज, जो एक्सेसिव कंपैरिजन है, इट फॉस्टर्स एंजाइटी एंड एलियनेशन अमंग द यूथ, ठीक है। एल्गोरिथमिक मीडिएशन, देखो मर्टन के एरा में क्या था, वहाँ पे एल्गोरिदम्स का काम नहीं था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, वहाँ पे ग्रुप्स थे बस। अब ये यहाँ पे एल्गोरिदम डिसाइड करता है, इट शेप्स रेफरेंस एक्सपोजर, ठीक है। एल्गोरिदम, कोई भी एल्गोरिदम के बेसिस पे कोई पॉपुलर हो सकता है, कोई इरेलेवेंट चीज़ भी पॉपुलर हो सकती है। तो एल्गोरिदम क्या है, मीडिएट करता है। फोर्थ है इंटरसेक्शनलिटी। ऑफलाइन आइडेंटिटीज़, कास्ट, जेंडर, क्लास स्टिल कंस्ट्रेन डिजिटल फ्रीडम, ठीक है ना। दे आर, इसमें भी इंटरसेक्शनलिटी है, दे आर लिंक्ड टुगेदर। ऑफलाइन आइडेंटिटी जो आपकी कास्ट क्या है, आपका जेंडर क्या है, किस क्लास से आप बिलोंग करते हैं, ये आपकी जो डिजिटल फ्रीडम है उसको कंस्ट्रेन करती है अभी भी। गॉट इट। नाउ जो मर्टन की जो रेफरेंस ग्रुप थ्योरी है ना, इट रिमेन्स हाईली रिलेवेंट इन अंडरस्टैंडिंग आइडेंटिटी मेकिंग इन द डिजिटल वर्ल्ड। कैसे, ऑनलाइन स्पेसेस एम्पलीफाई एस्पिरेशनल, कंपैरेटिव एंड नेगेटिव रेफरेंस डायनामिक्स, शेपिंग हाउ इंडिविजुअल्स क्यूरेट आइडेंटिटीज। हाउएवर डिजिटल मीडिएशन इंट्रोड्यूसेस न्यू कॉम्प्लेक्सिटीज़, एल्गोरिदम्स होते हैं, फ्लूइडिटी होती है एंड ग्लोबल रीच, रिक्वायरिंग अस टू एक्सटेंड मर्टन्स इनसाइट्स विद कंटेम्प्रेरी थ्योरीज ऑफ डिजिटल सोशियोलॉजी, ठीक है। तो हमने एक पूरा एसेंस बताने की इसमें कोशिश करी है अपने कंक्लूजन में। नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन थ्योरी जेंडर ब्लाइंड, इलुसिडेट करना है। अब देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की जो मेन स्ट्रीम थ्योरीज है ना, क्या उन लोगों ने जेंडर को कंसिडर नहीं किया है? आर दे जेंडर ब्लाइंड? जेंडर उन्होंने एक एस्पेक्ट के रूप में लिया ही नहीं है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में। तो इसमें देखो जो मेन स्ट्रीम थ्योरीज है ना, उनको हमें पहले एनालाइज करना होगा कि मेन स्ट्रीम थ्योरीज जैसे जो कार्ल मार्क्स ने दी थी, मैक्स वेबर ने दी थी, या फिर जो फंक्शनलिस्ट थ्योरीज हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, उनमें देखना है कि क्या उन्होंने जेंडर को कंसिडर नहीं किया है, ठीक है। तो इस आंसर में हमें उनको एक्सप्लेन करके इलुसिडेट करना है कि देखो दे आर जेंडर ब्लाइंड, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज इन सोसाइटी बेस्ड ऑन क्लास, कास्ट, रेस एंड स्टेटस। Classical theorist Marx, Weber and Davis and Murray analyzed stratification largely in terms of class and function.
और जो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स हैं दे आर्ग्यू दैट सच थ्योरीज आर जेंडर ब्लाइंड, ओवरलुकिंग पेट्रियार्की एज फंडामेंटल सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, हमने एक इंट्रोडक्शन दे दिया है अपना, इस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। वाई स्ट्रेटिफिकेशन थ्योरी इज जेंडर ब्लाइंड? देखो जो मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन है उसमें वो क्या फोकस करता है, क्लास रिलेशंस पे, या तो ओनर्स हैं या नॉन ओनर्स हैं, है ना, इग्नोरिंग जेंडर्ड डिवीजन ऑफ लेबर। उसने सेक्स बेस्ड जो डिवीजन ऑफ लेबर है उसको बताया ही नहीं है, कहीं एक्सप्लेन ही नहीं किया है, उसने सिर्फ क्लास रिलेशंस पे फोकस किया है। ऐसे ही वुमेन्स अनपेड डोमेस्टिक लेबर, रिप्रोडक्टिव वर्क इज इनविजिबल इन मार्क्सिस्ट एनालिसिस, कहीं भी उसने इसका डिस्कशन नहीं किया है। जो हीडी हार्टमैन है, ही कॉल्ड दिस द अनहैप्पी मैरिज ऑफ मार्क्सिज्म एंड फेमिनिज्म। ठीक है, हमने एक थिंकर भी यूज़ कर लिया है, रिलेवेंट यूज ऑफ थिंकर, गॉट इट। ऐसे ही वेबेरियन अप्रोच जो है, वेबेरियन ने क्या है, जो मार्क्सिस्ट अप्रोच था उसको और एक्सपेंड कर दिया है। ही सीज स्ट्रेटिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ क्लास, स्टेटस एंड पावर। ठीक है, और यहाँ पे भी जेंडर को एक्सप्लिसिटली एनालाइज कहीं भी नहीं किया गया है, हालांकि जो स्टेटस है उसमें आप इसका एक मीनिंग निकाल सकते हैं, बट इट इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली मैंशनड एनीवेयर, गॉट इट। तो वेबेरियन जो अप्रोच है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का, वहाँ पे भी क्या है, जेंडर मिसिंग है, जेंडर एस्पेक्ट मिसिंग है। ऐसे ही जो फंक्शनलिस्ट थ्योरीज हैं, जैसे डेविस एंड मूरे ने दी थी या फिर टालकट पार्सन्स ने दी थी, उसमें भी क्या है, वहाँ तो ये मतलब और ही एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन जस्टिफाइड एज नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी एंड रोल एलोकेशन, इसको ये नेसेसरी मानते हैं और फंक्शनल मानते हैं। ठीक है, फेमिनिस्ट आर्ग्यू दिस नेचुरलाइज्ड वुमेन्स कन्फाइनमेंट टू लो स्टेटस एक्सप्रेसिव रोल्स इन फैमिली। तो आपने जब उनको नेसेसरी बता दिया है ना फॉर एफिशिएंसी, तो इससे क्या कर दिया, जो वुमेन का जो कन्फाइनमेंट है टू देयर लो स्टेटस एंड एक्सप्रेसिव रोल्स इन फैमिली, जो हाउस होल्ड कोर्स कर रहे हैं, आपने उसको क्या कर दिया, वैलिडेट कर दिया, आपने उसको जस्टिफाई कर दिया है। फेमिनिस्ट का ये आर्ग्यूमेंट है अगेंस्ट दिस फंक्शनलिस्ट थ्योरी। ठीक है ना। सो यहाँ पे भी क्या है, जेंडर एस्पेक्ट मिसिंग है, बल्कि इन्होंने तो और उसको एक्सट्रीम वे में जस्टिफाई किया है, गॉट इट। ऐसे ही जो कास्ट एंड क्लास स्टडीज़ हैं इंडिया के अंदर, जो अर्ली विलेज स्टडीज़ थी, श्रीनिवास ने करी हो, दुबे ने करी हो, दे एग्जामिन्ड कास्ट, रिचुअल एंड क्लास बट नेग्लेक्टेड हाउ पेट्रियार्की ऑपरेटेड विद इन दीज सिस्टम्स, गॉट इट। तो यहाँ पे भी क्या है, जेंडर ब्लाइंड थ्योरीज हैं ये। अब इसको जो अल्टर करती हैं वो है फेमिनिस्ट इंटरवेंशन आता है, जिसमें सिल्विया वाल्बी का एक बहुत बड़ा रोल है। ये बुक का नाम है थ्योराइजिंग पेट्रियार्की। In this, she identified 6 structures of patriarchy: household, paid work, culture, sexuality, violence and state. And it shows gender as a distinct system of stratification. तो इसने पूरी डिटेल में उसको एक ऐसे distinct form of stratification explain किया है सिल्विया वाल्बी ने। ऐसे ही एन ओकले एक फेमिनिस्ट है। She exposed how gender roles are socially constructed, not biologically fixed. ठीक है, जो बायोलॉजिकल डेफिनेशन दी जाती है ना, दे आर बायोलॉजिकली फिट टू रिप्रोड्यूस, दैट्स वाई दे आर एलोकेटेड सच काइंड ऑफ रोल्स, इसको उसने रिफ्यूट किया है ना। वो कहती है दैट जेंडर रोल्स जो है ना ये सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं। सो नेक्स्ट इज इंटरसेक्शनलिटी। जो जेंडर है ना, इट इंटरसेक्ट्स विद कास्ट, क्लास, रेस, प्रोड्यूसिंग मल्टीपल मार्जिनलिटीज़, मार्जिनल बन जाती हैं वो मल्टीपल लेवल्स पे जो वुमेन है। ठीक है, कास्ट लेवल पे अलग, क्लास पे अलग, रेस में अलग। ठीक है, ऐसे जैसे जो दलित वुमेन है इन इंडिया फेस ट्रिपल ऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ कास्ट, इन टर्म्स ऑफ क्लास, ऐसे जेंडर एज वेल, गॉट इट। ऐसे ही बीना अग्रवाल कहती हैं जो प्रॉपर्टी राइट्स का डिनायल है ना, विच इज़ ए की साइट ऑफ जेंडर्ड इनइक्वालिटी। अब लॉज तो एग्जिस्ट करते हैं कि प्रॉपर्टी शुड बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन सन एंड डॉटर्स, बट डिस्पाइट दैट दे आर बीइंग डिनाइड इनहेरिटेंस राइट्स इन पेरेंट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, इट वॉज ओवरलुक्ड इन क्लासिकल स्ट्रेटिफिकेशन थ्योरीज, वहाँ पे इस चीज़ को कहीं भी मेंशन नहीं किया गया था, और इट। अब कंटेम्प्रेरी इसकी रिलेवेंस क्या है, लेबर मार्केट स्ट्रेटिफिकेशन में, उसको समझने में, जेंडर वेज गैप है, उसको आप कैसे समझोगे, मेल्स का जो वेजेस हैं वो ज़्यादा है, फीमेल्स के कम है, इसको आप कैसे समझोगे जब तक आपने जेंडर बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन को समझा ही नहीं है। ठीक है, ऐसे ही जो ग्लास सीलिंग है, वुमेन आर नॉट अलाउड टू रीच द हायर लेवल्स, एक ग्लास सीलिंग काम करती है उसमें। ठीक है, तो इनको आप कैसे समझोगे लेबर मार्केट में जो स्ट्रेटिफिकेशन चल रहा है, अगर आपने जेंडर बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन को एनालाइज नहीं किया है। डिजिटल एरा में क्या हो रहा है, जेंडर्ड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी रीइंफोर्सेस न्यू इनइक्वालिटीज़। अब यहाँ पे भी क्योंकि देखो डिजिटल डिवाइड है, वो वुमेन के पास, बहुत सारी वुमेन के पास
स्मार्टफोन्स नहीं है, डिजिटल एक्सेस नहीं है, इंटरनेट एक्सेस नहीं है, तो ये भी क्या करती है, रीइंफोर्स करती है न्यू फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटीज़ डिजिटल एरा में। तो ये कैसे पॉसिबल है डिजिटल एरा में जो ये इनइक्वालिटी है इसको एक्सपोज करना, थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन। गॉट इट? Thus, without feminist critiques, stratification theory remains incomplete. And this is how we will conclude now. जो mainstream theories है ना stratification की, they are largely gender blind, focusing on class or function while ignoring patriarchy. Feminist scholarship has expanded the field by showing gender as a central axis of stratification. Today, a complete understanding of inequality requires integrating gender alongside class, caste, race and ethnicity. ठीक है, जेंडर एक एक्स्ट्रा डायमेंशन के रूप में इमर्ज हो चुका है अगर आपको इनइक्वालिटीज़ को समझना है। सो दिस इज हाउ दिस आंसर वॉज कंक्लूडेड। अब मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। व्हाट इज पॉजिटिविज्म? क्रिटिकली एनालाइज द मेजर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इट। तो देखो, पहले पॉजिटिविज्म को डिफाइन करेंगे, उससे रिलेटेड थिंकर को मेंशन करेंगे, उसके बाद उसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिविज्म क्या है? एक फिलोसफिकल एंड मेथडोलॉजिकल अप्रोच है। इट वाज पायनियर्ड बाय ऑगस्ट कॉम्टे इन कोर्स इन पॉजिटिव फिलोसफी। इसमें उसने इसको मेंशन किया था। ये आर्ग्यू करता है दैट सोशियोलॉजी लाइक नेचुरल साइंसेज शुड रिलाई ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड कंपैरिजन टू अनकवर लॉज ऑफ सोसाइटी। ठीक है, जैसे नेचुरल साइंस जो जिन मेथड्स को यूज़ करती है ना, उसी तरीके से सोशियोलॉजी को भी रिलाई करना चाहिए इन्हीं मेथड्स पे, और लॉ बनाने चाहिए किसके? सोसाइटी के लॉज। एमाइल डर्कहाइम ने भी रीइंफोर्स किया था दिस बाय ट्रीटिंग सोशल फैक्ट्स एज थिंग्स सब्जेक्ट टू साइंटिफिक एनालिसिस। ठीक है, तो एमाइल डर्कहाइम और ऑगस्ट कॉम्टे पॉजिटिविज्म के मेन प्रोपोनेंट्स थे। नाउ कोर फीचर्स ऑफ पॉजिटिविज्म, क्या हैं इसके फीचर्स? पहला है एम्पिरिसिज्म। नॉलेज मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एविडेंस। डेटा कलेक्शन जो है ना, वो एम होना चाहिए पॉजिटिविज्म का। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। रिसर्चर मस्ट मेंटेन न्यूट्रलिटी, वैल्यू बायसनेस ना हो रिसर्च में। ठीक है, वो होती है ऑब्जेक्टिव रिसर्च। कॉजेलिटी एंड लॉज, कॉज फाइंड करना किसी भी चीज़ का। ठीक है, और उसके बाद लॉज को फ्रेम करना, थ्योरीज को फ्रेम करना, ये एम है पॉजिटिविज्म का, ये फीचर है पॉजिटिविज्म का। सोसाइटी गवर्न बाय डिस्कवरेबल लॉज लाइक नेचर। ठीक है, जिस तरीके से नेचर में लॉज होते हैं उसी तरीके से सोसाइटी भी लॉज के अकॉर्डिंग काम करती है, और उन्हें हमें डिस्कवर करना है, उन कॉसेज को डिस्कवर करना है, तब हमें लॉज फ्रेम करने हैं। नेक्स्ट है क्वान्टिफिकेशन, प्रेफरेंस फॉर स्टेटिस्टिक्स एंड मेजरेबल डेटा। ठीक है, वैल्यू न्यूट्रलिटी, साइंस शुड अवॉइड मॉरल जजमेंटल बाइस। वेबर जो है वो इसको फेवर करता है। हिज आइडियल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी पार्टली अलाइंस। ठीक है, वेबर्स आइडियल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी पार्टली अलाइंस विद दिस थिंग। ठीक है, जो वेबर का एक परसेप्शन था ना कि ऑब्जेक्टिविटी को कैसे मेंटेन किया जाए, तो उसके लिए वो कहता है दैट कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी इज नॉट पॉसिबल बट वैल्यू न्यूट्रलिटी कैन बी अचीव्ड। गॉट इट? नाउ दीज आर द फीचर्स ऑफ पॉजिटिविज्म। नेक्स्ट इज मेजर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट पॉजिटिविज्म। अब ऑब्वियस सी बात है, जो ये फीचर्स हैं, क्या ये पूरी तरीके से हमारी सोशल रिसर्च में फॉलो किए जाते हैं? क्या ये पॉसिबल हैं? तो इनके अगेंस्ट में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं। व्हाट आर दोज? इट नेग्लेक्ट सब्जेक्टिव मीनिंग्स। मैक्स वेबर सेज दैट जो सोशल साइंस है ना, इट मस्ट यूज फर्स्ट हैंड, दैट इज इंटरप्रिटिव अंडरस्टैंडिंग, सिंस ह्यूमन एक्शंस आर गाइडेड बाय मीनिंग्स अनलाइक नेचुरल फिनोमेना। जो ह्यूमन एक्शंस हैं, जो सोशल एक्शंस हैं, उनके पीछे कुछ मीनिंग होता है। हमें उस मीनिंग को डिस्कवर करना होता है, हमें उसको इंटरप्रेट करना होता है। ठीक है, उसके लिए वो यूज करता है क्या? फर्स्ट हैंड मेथडोलॉजी, जिसमें क्या है रिसर्चर को एम्पैथेटिक लाइजनिंग के थ्रू जो मीनिंग है, रियल मीनिंग है किसी सोशल एक्शन का, उसको डिस्कवर करना होता है। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिविज्म है ये नेग्लेक्ट करता है किसको? सब्जेक्टिव मीनिंग्स को। दूसरा, ओवर एम्फेसिस ऑन ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा फोकस है। फिनोमेनोलॉजिस्ट जो थे जैसे अल्फ्रेड स्क्रूज, ही सेज पॉजिटिविज्म इग्नोर्स एक्टर्स लिव्ड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, जो एक्टर्स के पूरे कंप्लीटली लाइव एक्सपीरियंसेस है ना, ये उसको कंप्लीटली इग्नोर करती है। आपका जो फोकस है ऑब्जेक्टिविटी पे, ये। दूसरा, सोशल रियलिटी इज इंटर सब्जेक्टिव, है ना, नॉट एक्सटर्नल लाइक फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। आप उसको फिजिकल ऑब्जेक्ट से कंपेयर नहीं कर सकते,
सोशल रियलिटी एकदम ही उससे अलग है। गॉट इट। तो जो ये ओवर एम्फेसिस है ऑब्जेक्टिविटी पे, ये दैट कैन नॉट बी अलाइंड विद सोशल रिसर्च। तीसरा है फेलियर टू प्रिडिक्ट सोशल लाइफ। जो सोशल लाइफ है उसका प्रिडिक्शन हम नहीं निकाल सकते, उसके लिए थ्योरीज नहीं बना सकते। ठीक है, कार्ल पॉपर से जो पॉजिटिविज्म्स लॉ सीकिंग अप्रोच है ना, इट फेल्स। सोशल फिनोमेना जो है इट कैन नॉट ऑलवेज बी रिड्यूस्ड टू यूनिवर्सल लॉज ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी। गॉट इट। कार्ल पॉपर इसको कहता है कि ये पॉजिटिविज्म का जो ये लॉ सीकिंग अप्रोच है ना, कि थ्योरी बनाएंगे हम सोसाइटी को एक्सप्लेन करने के लिए, ये फेल कर जाता है पूरी तरीके से। ठीक है। फोर्थ है हिस्टोरिसिटी एंड कॉन्टेक्स्ट। देखो, कार्ल मार्क्स कहता है पॉजिटिविज्म ओवरलुक्स हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, सोसाइटी चेंजेस थ्रू डायलेक्टिक्स नॉट फिक्स्ड लॉज। ठीक है, डायलेक्टिक्स के थ्रू चेंज होती है, मतलब थीसिस और एंटी थीसिस डेवलप होते हैं, उसके थ्रू चेंज होती है, सोसाइटी इवॉल्व होती है, ना कि कोई फिक्स्ड लॉ है उसका। ये कहता है कार्ल मार्क्स। वैल्यू न्यूट्रलिटी वॉज चैलेंज्ड। गुन्नार मिडाल सेज ऑल सोशल रिसर्च इज वैल्यू लेडन। हर कोई भी अगर आप सोशल रिसर्च कर रहे हो तो वहाँ आप वैल्यूज़ को इग्नोर कर ही नहीं सकते। ठीक है, इट इज़ शेप्ड बाय रिसर्चर्स स्टैंड पॉइंट। सो जो आपका वैल्यू न्यूट्रलिटी का एक जो एम है ना, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल इन सोशल रिसर्च। गॉट इट। फेमिनिस्ट स्कॉलर्स जो हैं दे आर्ग्यू पॉजिटिविज्म मार्जिनलाइजेज वुमेन्स वॉइसेज बाय प्रिविलेजिंग न्यूट्रल मेल सेंट्रिक फ्रेमवर्क्स। तो फेमिनिस्ट कहते हैं ये जो मेल सेंट्रिक फ्रेमवर्क है ये सिर्फ उसको दर्शाता है और मार्जिनलाइज की जो वॉइसेस हैं उनको इग्नोर करता है। गॉट इट। सो वैल्यू न्यूट्रलिटी इज चैलेंज्ड बाय दिस। नेक्स्ट है क्वांटिफिकेशन क्रिटिसाइज। जो क्वांटिफिकेशन का एक एम है कि हाँ डेटा कलेक्शन पे एम होना चाहिए, क्वांटिफाई करना चाहिए। सी राइट मिल्स कहते हैं दैट एब्स्ट्रैक्टेड एम्पिरिसिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म इट रिड्यूसेस सोशियोलॉजी टू मीनिंगलेस सर्वे विदाउट थ्योरेटिकल डेप्थ। जो ये फोकस है ना क्वांटिफिकेशन पे, ये सोशियोलॉजी को एकदम ही मीनिंगलेस बना देता है और जैसे जो सर्वेज होते हैं ना उसकी तरह कर देता है, विदाउट थ्योरेटिकल डेप्थ, जिसमें कोई थ्योरी फ्रेम नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है पोस्ट मॉडर्न क्रिटिक। देखो, JF लियोटार्ड जो है ही सेज पॉजिटिविज्म्स सर्च फॉर ग्रांड लॉज इज आउटडेटेड। ठीक है, नॉलेज टुडे इज फ्रेगमेंटेड, प्लूरल एंड कॉन्टेक्चुअल। गॉट इट। सो ये आउटडेटेड है, पॉजिटिविज्म का जो अप्रोच है कि ग्रांड थ्योरीज बनानी है, दिस इज आउटडेटेड। अब कंक्लूड करेंगे, पॉजिटिविज्म वाज क्रूशियल इन एस्टेब्लिशिंग सोशियोलॉजी एज ए साइंस डिस्टिंक्ट फ्रॉम फिलॉसफी और थियोलॉजी। ठीक है, सिग्निफिकेंस बता दी कंक्लूजन में स्टार्टिंग में ही हमने। हाउएवर इट्स रिजिडिटी, इग्नोरिंग मीनिंग, वैल्यूज एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ये जो हैं ये लिमिट करते हैं इट्स एप्लीकेबिलिटी। गॉट इट। कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजी जो है इट ब्लेंड्स पॉजिटिविस्ट टूल्स लाइक स्टैटिस्टिक्स एंड सर्वेज with interpretive and critical perspectives, showing that while positivism is foundational तो है, it is not sufficient alone for grasping social reality. ठीक है, this is how the answer is concluded. Now comes to next question. Highlight the main features of historical materialism as propounded by Marx. How far is this theory relevant in understanding contemporary societies? ठीक है, तो पहले हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को डिफाइन करना है, उसके मेन फीचर्स क्या हैं उनको बताना है, और उसके बाद ये कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ को किस तरीके से इसकी क्या रिलेवेंस है उनको समझने में वो बतानी है। तो 3 थीम है। सो इंट्रो है, कार्ल मार्क्स जो है इन जर्मन आइडियोलॉजी एंड दास कैपिटल प्रोपाउंडेड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का एक कंसेप्ट देता है जो कि एक टूल की तरह यूज होता है, एक कंसेप्चुअल टूल है ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। इट इज़ ए थ्योरी एक्सप्लेनिंग सोशल चेंज थ्रू द डायलेक्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन मटीरियल कंडीशंस एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। Marx argued that the mode of production of material life determines the general character of the social, political and intellectual life. ठीक है, तो जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या है, ये एक्सप्लेन करता है सोशल चेंज को, सोशल एवोल्यूशन को, डिफरेंट सोसाइटीज़ कैसे इवॉल्व हुई हैं, ठीक है, और कैसे इवॉल्व हुए इन ए डायलेक्टिक मैनर। तो ये एक कंसेप्चुअल टूल है टू अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज़। ठीक है, यहाँ इसको डिस्क्राइब कर दिया। नाउ फीचर्स क्या हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के। सबसे पहले तो है प्राइमेसी ऑफ मटेरियल कंडीशंस। जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है ना वो फॉर्म करता है बेस एंड इट शेप्स सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर में क्या आते हैं, लॉ क्या होगा, लॉ क्या डिसाइड करेगा कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, फ्यूडलिज्म है
कि कैपिटलिज्म है, ठीक है। ऐसे ही पॉलिटिक्स का ट्रेंड क्या होगा, पॉलिटिक्स का पैटर्न क्या होगा, वो भी क्या डिसाइड करेगा, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा। रिलीजियस वैल्यूज़ क्या होंगी, कल्चर कैसा होगा, ऑल आर शेप्ड बाय इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में कार्ल मार्क्स कहता है ये। दूसरा फीचर क्या है, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। मोड्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, एक तरीके से सोसाइटी का नाम ही दे दिया, किस इसमें कौन सा मोड मोस्ट प्रोमिनेंट है, ठीक है, कौन से फोर्सेस प्रोमिनेंट हैं प्रोडक्शन के, उसको बोलते हैं मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के थ्रू उसने ये दिखाया है दैट सोसाइटी हैज़ प्रोग्रेस्ड थ्रू स्टेजेस, ठीक है, और हर एक स्टेज का उसने नाम दिया है, हर एक स्टेज को उसने बोला है मोड ऑफ प्रोडक्शन। कौन सी मोड ऑफ प्रोडक्शन, पहली है प्रिमिटिव कम्युनिज्म, ये पहली स्टेज है, ठीक है। उसके बाद आती है स्लेवरी, फिर फ्यूडलिज्म, फिर कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। सो ये मोड्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के थ्रू उसने ये बताया है कि ये मोड्स ऑफ प्रोडक्शन इस तरीके से इवॉल्व होते हैं, इस तरीके से प्रोग्रेस करते हैं। गॉट इट, इस कंसेप्ट में बताया है उसने ये। दूसरा जो चेंज है वो क्या है, डायलैक्टिकल है, मतलब सोशल चेंज ऑकर्स थ्रू कंट्राडिक्शंस होते हैं बिटवीन फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फोर्सेज क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है प्रिवलेंट, लेबर रिलेशंस क्या है ना, और ओनरशिप में क्या पैटर्न्स हैं, क्लास स्ट्रक्चर कैसा है, ये दोनों चीज़ें जब कंट्राडिक्शन में आ जाते हैं तो क्लास स्ट्रगल क्रिएट होता है। सो दिस लीड्स टू व्हाट, डायलैक्टिकल चेंज। इन दोनों के बीच में जो कंट्राडिक्शंस होते हैं दैट इज डायलैक्टिकल इन नेचर। गॉट इट। फोर्थ है क्लास स्ट्रगल एज मोटर ऑफ हिस्ट्री। क्लास स्ट्रगल जो है ना वो एक इंजन की तरह काम करता है सोसाइटी के इवोल्यूशन में, ठीक है, ये उसको प्रोपेल करता है सोशल चेंज को। कन्फ्लिक्ट बिटवीन रूलिंग एंड सबऑर्डिनेट क्लासेस ड्राइव्स ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जाम्पल, फ्यूडल लॉर्ड्स वर्सेस सर्फ्स, बुर्जुआ वर्सेस प्रोलेटेरिएट। इन दोनों क्लासेस के बीच में जब भी स्ट्रगल रहेगा इट विल लीड टू व्हाट, ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो क्लास स्ट्रगल है ना वो हमेशा से पार्ट रहा है हिस्टोरिकल इवोल्यूशन में, हिस्टोरिक हाउ सोसाइटीज हैज़ इवॉल्व्ड। तो ये भी क्या है, एक फीचर है क्लास स्ट्रगल एज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक बट रिवोल्यूशनरी। जो एक्सप्लॉयटेशन है इट क्रिएट्स कंडीशंस फॉर रिवोल्यूशन लीडिंग टू ए न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। ये जो एक्सप्लॉयटेशन है यही कंडीशंस बनाता है रिवोल्यूशन के लिए। सो दीज वर द फीचर्स ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। अब इनकी रिलेवेंस क्या है कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ को समझने में। तो जो ग्लोबल कैपिटलिज्म है ना उसको समझते हैं। देखो जो इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी है रिफ्लेक्ट्स मार्क्स थीसिस, है ना, जो मार्क्स ने कहा था वही यहाँ पे डिपिक्ट हो रहा है। रिपोर्ट्स लाइक ऑक्सफैम 2024 शो टॉप 1% ओन मोर वेल्थ देन बॉटम 50%। ये क्या है, मार्क्स ने जो थीसिस दिया था एज इट इज़ उसी का रिफ्लेक्शन है। गॉट इट। दूसरा क्या है, लेबर एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है इन न्यू फॉर्म्स, जैसे गिग इकॉनमी अराइज हुई है अभी, इसमें जो वर्कर्स हैं दे आर फेसिंग प्रिकेरिटी मिररिंग। मतलब मार्क्स का जो कंसेप्ट था सरप्लस वैल्यू एक्सट्रैक्शन का एट द कॉस्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, वो कहाँ रिफ्लेक्ट होता है, गिग इकॉनमी में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इज एक्सप्लेनिंग द एक्सप्लॉयटेशन इन द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। न्यो कॉलोनियलिज्म, देखो एजी फ्रैंक की जो डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप की थ्योरी है इट ऑल्सो अलाइंस विद मार्क्स। ये कहता है जो ग्लोबल नॉर्थ है ना इट एक्सप्लॉइट्स साउथ थ्रू ट्रेड एंड फाइनेंस। गॉट इट। तो यहाँ भी क्या है, इसको भी समझने में क्या हमारी मार्क्स का ये कंसेप्ट हेल्प करता है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का, एक्सप्लॉयटेशन का, ठीक है। क्लास पोलराइजेशन जो हो रहा है इन पॉलिटिक्स, मूवमेंट्स फॉर मिनिमम वेजेस, लेबर राइट्स एंड फार्मर्स प्रोटेस्ट, ऑल दीज क्या करते हैं, दे इलस्ट्रेट परसिस्टिंग क्लास कन्फ्लिक्ट्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं, क्लास स्ट्रगल आज भी एग्जिस्ट करता है। सो कार्ल मार्क्स ने ये कहा किसमें एक इंपॉर्टेंट फीचर बताया था, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में। गॉट इट। ऐसे ही कल्चरल डायमेंशंस ऑफ कैपिटलिज्म, जो एंटोनियो ग्राम्सी है, एक्सटेंडेड मार्क्स, ये कहता है जो हेजेमनी है ना इट मेंटेन्स डोमिनेंस एंड इट इज़ रिलेवेंट इन मीडिया ड्रिवन कंज्यूमरिज्म टुडे। मीडिया के द्वारा जो कंज्यूमर बिहेवियर को एक्सपेंड किया जा रहा है ये उसको एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है कि हेजेमनी जो है ना, चाहे वो मीडिया हाउसेज की हो या फिर कल्चरल जो ग्रुप्स हैं उनकी हो, ठीक है, या फिर जो MNCs हैं उनकी हेजेमनी हो, ये मेंटेन करती है डोमिनेंस को, ठीक है ना। सो
इस तरीके से हमने देख लिया रेलेवेंस क्या है मॉडर्न सोसाइटीज़ को समझने में इसकी। अब इसके कुछ क्रिटिसिजम्स भी हैं, ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन है, हाउ फार इज़ दिस थ्योरी रिलेवेंट इन अंडरस्टैंडिंग कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़। अब यहाँ पे कहीं भी क्रिटिसिज्म का मेंशन नहीं किया है, बट डिस्पाइट दैट वी आर राइटिंग क्रिटिसिज्म। वाई? क्योंकि हमने दो चीज़ें जब उसके बारे में एक्सप्लेन करी है ना, तो थोड़ा सा उसका क्रिटिसिज्म बनता है, उसकी लिमिटेशंस क्या है इसकी थ्योरी की, ठीक है, उनको ब्रीफ में मेंशन करेंगे। तो ये क्या है, ओवर एम्फेसिस करती है इकोनॉमी पे, ओवर एम्फेसिस ऑन इकोनॉमी। मैक्स वेबर से स्ट्रेस्ड आइडियाज़ रिलीजन एंड कल्चर ऑल्सो शेप सोसाइटी, जैसे कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स जो हैं, है ना, ये डिटर्मिनिस्टिक है। सोशल चेंज नॉट ऑलवेज रिवोल्यूशनरी, वेलफेयर स्टेट्स एंड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो हैं दे मॉडिफाई कैपिटलिज्म। पोस्ट मॉडर्न क्रिटिक क्या है, फ्रेगमेंटेड आइडेंटिटीज, जेंडर, एथनिसिटी कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड सोलली बाई क्लास। गॉट इट। सो ये हमने इसका लिख दिया लिमिटेशंस। नाउ कंक्लूजन, जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है ना, इट रिमेन्स हाईली रिलेवेंट इन एनालाइजिंग कैपिटलिज्म, इनइक्वालिटी एंड ग्लोबल डिपेंडेंसी। हाउएवर contemporary sociology supplements Marx with Weberian, feminist and post-modern perspectives, showing that while the economy is central, but modern societies are shaped by multi-dimensional inequalities. ठीक है, so this is how we will conclude this answer. Got it? Now we will move on to next question. It says, what do you mean by reliability? Discuss the importance of reliability in social science research. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्ट है, ठीक है, बेसिक तरीके से डिफाइन करेंगे। सोशल साइंस रिसर्च में रिलायबिलिटी का क्या है, इट रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट। इसको डिफाइन कर दिया पहले हमने, ठीक है। ये एक रिसर्च टूल है, एक रिसर्च टूल जो होता है उसको कब रिलायबल होगा, इफ़ इट प्रोड्यूसेस द सेम रिजल्ट्स व्हेन अप्लाइड रिपीटेडली, ठीक है। किसी टूल को यूज़ करके अगर सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं रिपीट बार बार यूज़ करने पे, तब उसको क्या बोलेंगे, रिलायबल। अंडर सिमिलर कंडीशंस, जैसे कि गुडे एंड हार्ट सेज दैट रिलायबिलिटी एंश्योर्स दैट द इंस्ट्रूमेंट यील्ड्स द सेम रिजल्ट्स ऑन रिपीटेड ट्रायल्स, ठीक है। थैंकर भी हमने यूज़ कर लिया इंट्रोडक्शन में, सो दैट्स ऑल गुड। नाउ रिलायबिलिटी को थोड़ा और क्लैरिफाई करेंगे। क्या है रिलायबिलिटी, क्या है, replicability of findings, not necessarily their truth. Got it? Example, a survey measuring income level should give consistent results if asked again in a short period of time. ठीक है ना। दूसरा, it is different from validity. Validity क्या है, accuracy, और reliability क्या है, consistency. Validity कहती है कि जो हमने जिस चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे थे क्या वही रिजल्ट आया है, क्या वो एक्यूरेट है। और रिलायबिलिटी, क्या जो रिजल्ट आया है क्या वो कंसिस्टेंस है, दोबारा अगर रिसर्च करते हैं तो क्या वही पैटर्न इवॉल्व होता है, क्या वही फाइंडिंग्स निकलती हैं हमारी, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ रिलायबिलिटी इज़ डिफाइंड। नाउ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है सोशल साइंस रिसर्च में, इट एंश्योर्स कंसिस्टेंसी ऑफ फाइंडिंग्स। अगर रिलायबिलिटी नहीं होगी ना तो रिसर्च रिजल्ट्स वुड बी आर्बिट्ररी, है ना। जैसे सेंसस डाटा मस्ट बी रिलायबल टू ट्रैक डेमोग्राफिक ट्रेंड्स। दूसरा, फाउंडेशन फॉर वैलिडिटी, जो रिलायबिलिटी है ये फाउंडेशन की तरह काम करती है वैलिडिटी के लिए। रिलायबल मेजर्स आर प्री कंडीशन फॉर वैलिड कंक्लूजन्स, है ना। जैसे कि मेजरिंग कास्ट आइडेंटिटी रिक्वायर्स कंसिस्टेंट इंडिकेटर्स बिफोर असेसिंग इट्स इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिक्स, है ना। तीसरा क्या है, कंपेरेबिलिटी अक्रॉस स्टडीज। रिलायबल मेथड्स जो हैं दे अलाउ कंपैरिजन अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। जैसे NSSO एंड NFHS सर्वे जो होते हैं ना इंडिया में, दे यूज स्टैंडर्डाइज्ड रिलायबल मेजर्स फॉर हेल्थ एंड पॉवर्टी स्टडीज। गॉट इट। नेक्स्ट है साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी। रिलायबिलिटी डिस्टिंग्विशेस सोशियोलॉजी फ्रॉम कॉमन सेंस बाय मेकिंग नॉलेज रेप्लिकेबल, है ना। जैसे डरकहाइम की जो सुसाइड स्टडी है, फाइंडिंग्स वर रिलायबल सिंस सुसाइड रेट्स वर कंसिस्टेंट अक्रॉस कॉन्टेक्स्ट allowing sociological explanation, ठीक है। they were consistent across context, replicable थे किसी भी सेटिंग में। got it? तो एक साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी बढ़ती है किससे, अगर रिसर्च आपकी रिलायबल है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन और प्लानिंग में हेल्प करती है। गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस रिलाई ऑन कंसिस्टेंट डेटा, है ना, फॉर पॉलिसी मेकिंग। अगर डेटा ही कंसिस्टेंट नहीं है
तो क्या पॉलिसी मेकिंग करोगे आप, ठीक है। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स गाइड लेबर रिफॉर्म्स, अनरिलायबल डेटा मिसलीड्स पॉलिसी, अगर डेटा रिलायबल नहीं होगा तो पॉलिसी भी मिसलीडिंग होगी। इट रिड्यूसेस रिसर्चर बायस, यूज ऑफ रिलायबल इंस्ट्रूमेंट्स, स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनर्स, कोडिंग स्कीम्स, दे मिनिमाइज सब्जेक्टिव डिस्टॉर्शंस, ठीक है। तो ये हो गई सिग्निफिकेंस ऑफ रिलायबिलिटी। अब मेथड्स टू इम्प्रूव रिलायबिलिटी क्या है, हालांकि ये एक्सप्लिसिटली में पूछे नहीं है लेकिन इसको हम मेंशन करेंगे इन ए ब्रीफ मैनर। क्या कर सकते हैं मेथड्स टू इम्प्रूव रिलायबिलिटी, प्री टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स, पायलट सर्वेज कर लो, ठीक है। यूजिंग क्लियर ऑपरेशनल डेफिनेशंस, ठीक है। ट्रेनिंग रिसर्चर्स इंटरव्यूअर्स प्रॉपरली कि वैल्यू बायसनेस नहीं होना चाहिए। ट्रायंगुलेशन, यूज ऑफ मल्टीपल मेथड्स को यूज़ करना है टू क्रॉस चेक कंसिस्टेंसी, ठीक है। इस तरीके से हम रिलायबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या है, रिलायबिलिटी इज क्रूशियल फॉर साइंटिफिक करेक्टर ऑफ सोशियोलॉजी, ensuring consistency, comparability and policy relevance of findings. अब while validity ensures truth, without reliability रिसर्च जो है वो कोलैप्स कर जाएगी इनटू इनकंसिस्टेंसी, है ना। दस रिलायबिलिटी ट्रांसफॉर्म्स सोशल इंक्वायरी फ्रॉम कैजुअल ऑब्जर्वेशन इनटू ए सिस्टमेटिक साइंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो रिलायबिलिटी ही ट्रांसफॉर्म करती है किसी भी सोशल इंक्वायरी को एक कैजुअल ऑब्जर्वेशन से सिस्टमेटिक साइंस ऑफ सोसाइटी में। सो दिस वाज ऑल ऑन इन दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट। कंपेयर कैपेबिलिटी डेप्रिवेशन अप्रोच विद दैट ऑफ सोशल कैपिटल डेप्रिवेशन अंडरस्टैंडिंग इन अंडरस्टैंडिंग क्रोनिक पॉवर्टी। क्रोनिक पॉवर्टी को समझने में दो अप्रोचेस को हमें कंपेयर करना है। तो देखो वैसे ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ है, आई वुड से दिस थिंग। रियल एग्जाम में अगर आपकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है तब आप इसको अटेम्प्ट कर पाते, क्योंकि जो कैपेबिलिटी डेप्रिवेशन अप्रोच है किसने दिया है, ठीक है, सोशल कैपिटल डेप्रिवेशन अप्रोच किसने दिया है, इन चीज़ों को मेंशन करना जरूरी है, तभी आप उसको कंपैरिजन कर पाएंगे। तो इसको शुरू करते हैं। जो क्रॉनिक पॉवर्टी है ना, इट रेफर्स टू लॉन्ग टर्म इंटरजनरेशनल डेप्रिवेशन वेयर इंडिविजुअल्स रिमेन ट्रैप्ड इन लो इनकम, पुअर हेल्थ एंड लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। बेसिक सी डेफिनेशन है क्रॉनिक पॉवर्टी की क्या है, उसको हमने डिफाइन कर दिया है। जो मेजर सोशियोलॉजिकल अप्रोचेज हैं इसमें अमर्त्य सेन ने जो दिया है वो है कैपेबिलिटी डेप्रिवेशन, और दूसरा है सोशल कैपिटल डेप्रिवेशन बाय पुतनाम एंड बोर्ड्यू, ठीक है। इट ऑफर्स फ्रेमवर्क्स फॉर अंडरस्टैंडिंग वाई पॉवर्टी परसिस्ट। इन दोनों अप्रोचेज के थ्रू पता करेंगे कि जो पॉवर्टी है वो कैसे क्यों परसिस्ट करती है, ठीक है। तो जो कैपेबिलिटी डेप्रिवेशन अप्रोच है अमर्त्य सेन का, इसका कोर आइडिया क्या है, दैट पॉवर्टी इज़ नॉट जस्ट लैक ऑफ इनकम, ठीक है। पॉवर्टी को कन्फाइन मत करो सिर्फ इन लैक ऑफ इनकम से, इट इज़ द डिनायल ऑफ बेसिक कैपेबिलिटीज़ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, फ्रीडम एंड डिग्निटी, ठीक है। तो ये है कोर आइडिया किसका, कैपेबिलिटी डेप्रिवेशन का, यानी कि कैपेबिलिटी ही डिप्राइव कर दी। अगर आपकी हेल्थ पुअर है यू विल नॉट बी कैपेबल इनफ टू अर्न, टू टेक एजुकेशन, आप इर्रेगुलर हो गए स्कूल में कॉलेज में, ठीक है। और दूसरा, अगर आपकी एजुकेशन ही पुअर उससे हुई है, स्कूल से पुअर स्कूलिंग अगर आपकी हुई है तो भी आपकी कैपेबिलिटीज़ डेवलप नहीं होंगी। फ्रीडम आपको नहीं मिली है, जैसे वुमेन के केस में, जैसे कि एससीज़ के केस में, एसटीज़ के केस में, ठीक है, उनको फ्रीडम नहीं है हर जगह स्कूल में एडमिट होने की, एडमिशन लेने की, या फिर हर जगह से एजुकेशन को एक्सेस करने की, ठीक है। तो उससे भी क्या है, कैपेबिलिटीज़ इम्पैक्ट होती हैं, ठीक है। सो ऑल दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कैपेबिलिटी, डिनायल ऑफ बेसिक कैपेबिलिटीज़। अब इसका जो फोकस है वो क्या है, ऑन एक्सपेंडिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ थ्रू पब्लिक गुड्स, स्कूल्स के थ्रू, हेल्थ केयर सिस्टम में इम्प्रूवमेंट के थ्रू, अच्छे न्यूट्रिशन के थ्रू, इनके थ्रू हमें ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना है। इस पे इसका फोकस है, इस अप्रोच का, अमर्त्य सेन का। जैसे एग्जांपल है पुअर लिटरेसी इन इंडिया में, मेल न्यूट्रिशन एंड लैक ऑफ हेल्थ केयर इन बिहार परपेचुएट क्रॉनिक पॉवर्टी डिस्पाइट इनकम सपोर्ट। अब बिहार में क्या है, बेशक इनकम सपोर्ट आप प्रोवाइड कर दो, लेकिन अगर अच्छी हेल्थ केयर नहीं है, ठीक है, लिटरेसी पुअर है और मेल नरिशमेंट ज़्यादा है, तो क्या है, ये इम्पैक्ट करती है। और क्रोनिक पॉवर्टी क्या है, परपेचुएट करती है, बढ़ती है और उल्टा इससे, ठीक है। तो ये जो अप्रोच है इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इट शिफ्ट्स डिबेट फ्रॉम रिसोर्सेज टू ह्यूमन फ्रीडम एंड फंक्शनिंग, ठीक है। ह्यूमन के पास फ्रीडम है कि नहीं,
वो किस तरीके से फंक्शन करता है, इस पे इसका शिफ्ट है, ठीक है। दूसरा जो सोशल कैपिटल डेप्रिवेशन अप्रोच है बाय बोर्डी एंड पुतनाम, इसका जो कोर आइडिया है वो क्या कहता है, पॉवर्टी परसिस्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ नेटवर्क्स, आपके नेटवर्क्स नहीं है, आपके सोशल कनेक्शंस नहीं है, सोशल कैपिटल नहीं है आपके पास, है ना, ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे के प्रति, ठीक है, कम्युनिटीज़ का आपस में ट्रस्ट नहीं है, इंडिविजुअल्स का नहीं है, कास्ट का नहीं है, ठीक है। तो जो पॉवर्टी है ना वो इनकी वजह से है, ठीक है। तो ये सारे इसका है क्या, कोर आइडिया सोशल कैपिटल डेप्रिवेशन का। बोर्डो सेज जो सोशल कैपिटल है ना, इट इज़ इक्वल टू एक्सेस टू रिसोर्सेज वाया नेटवर्क्स। अगर आपके पास नेटवर्क्स अच्छे हैं, अगर आपकी कास्ट के मेंबर्स बैठे हैं, आपके रिलीजन के मेंबर्स बैठे हैं, आपके नेटवर्क्स उनके साथ अच्छे हैं, तो देर आर हाई चांसेस कि आपकी जो एक्सेस है रिसोर्सेज को लेके वो ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर आपके नेटवर्क्स अच्छे हैं, आपके जॉब लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। सो दिस इज सेड बाय बोर्डो एंड ये होता है, इसका कंसेप्ट क्या है सोशल कैपिटल का, कि अगर आपके पास सोशल कैपिटल है तो आपका एक्सेस टू रिसोर्सेज ज़्यादा होगा और पॉवर्टी में जाने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। ऐसे ही पुतनाम सेज सिविक इंगेजमेंट स्ट्रेंथन्स डेवलपमेंट आउटकम्स। सिविक इंगेजमेंट जो है ना ये स्ट्रेंथन करता है डेवलपमेंट आउटकम्स को, ठीक है। दिस इज सेड बाय व्हाट हुम पुतनाम, ठीक है। जैसे कि वुमेन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है ना इन केरला, दे रिड्यूस पॉवर्टी बाय बिल्डिंग कलेक्टिव सॉलिडेरिटी, लैक ऑफ सच नेटवर्क्स एंड ट्राइबल बेल्ट्स वर्सन डेप्रिवेशन, ठीक है। जो ऊपर पुतनाम ने बोला है उसी को एग्जाम्पल के थ्रू बताया है। इस अप्रोच की स्ट्रेंथ क्या है, इट हाईलाइट्स द रिलेशनल एंड कलेक्टिव डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी, नॉट जस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटीज़, ठीक है ना। तो ये इसकी स्ट्रेंथ है। अब इसमें कंपैरिजन करते हैं दोनों में, तो दोनों का फोकस क्या है, इसका फोकस है कैपिटल डेप्रिवेशन का इंडिविजुअल फ्रीडम्स पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, स्किल पे। इसका किस पे है, सोशल नेटवर्क्स पे, कितने नेटवर्क्स हैं आपके, सोशल कैपिटल क्या है, ट्रस्ट कितना है आपस में, पार्टिसिपेशन कितना है सोशल गैदरिंग्स में, ठीक है। थिंकर इससे कौन रिलेटेड है, अमर्त्य सेन की थ्योरी है, ठीक है। ये बोर्डो एंड पुतनाम की थ्योरी है, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है, लैक ऑफ बेसिक कैपेबिलिटीज़ ब्लॉक्स मोबिलिटी, अगर आपके पास कैपेबिलिटीज़ ही नहीं है तो मोबिलिटी भी आप सीख नहीं कर सकते। दूसरा इसमें क्या है, लैक ऑफ नेटवर्क्स प्रिवेंट्स एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। पॉलिसी इम्प्लीकेशन क्या है, ये कहता है इन्वेस्ट इन एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्किल बिल्डिंग, ठीक है। और ये कहता है बिल्ड इंस्टीट्यूशंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाओ, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ाओ, तब आपका जो पॉवर्टी से निकलने के चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का एग्जांपल ऊपर दिया था उसी हिसाब से, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है, ये ओवर एम्फेसिस करती है इंडिविजुअल एंडोमेंट्स को, ठीक है, और ये नेगलेक्ट करती है स्ट्रक्चरल पॉवर्टी को, जैसे कि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन, कास्ट कौन सी है आपकी, क्लास कौन सी है, इसके जो स्ट्रक्चरल वो है ना एस्पेक्ट्स, उनको ये नेगलेक्ट करती है, ठीक है। अब क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस क्या है, इनका क्रिटिसिज्म क्या है, जो क्रॉनिक पॉवर्टी है ना, इट इज़ मल्टी डायमेंशनल, बोथ कैपेबिलिटीज़ एंड सोशल कैपिटल दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक अप्रोच से इसको डिफाइन कर सकते हो कि हाँ क्रॉनिक पॉवर्टी एक बेसिक कैपेबिलिटीज़ की कमी से है या फिर सोशल कैपिटल की कमी से है, बल्कि दोनों को हमें मिलाना होगा, तब हमें एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो मल्टी डायमेंशनल वे में हमें क्रॉनिक पॉवर्टी को समझना चाहिए, ना कि इंडिविजुअली। जैसे कि जो मिड डे मील स्कीम है, इट इम्प्रूव्स न्यूट्रिशन, मतलब हमारी कैपेबिलिटी बढ़ाती है, वाइल स्कूल्स क्रिएट पीयर नेटवर्क्स, जो कि सोशल कैपिटल बढ़ाते हैं, ठीक है। एंड क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट बोथ अंडरप्ले स्ट्रक्चरल एक्सप्लॉयटेशन, क्लास के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, ग्लोबल कैपिटलिज्म का इम्पैक्ट, इन दोनों को अंडरप्ले करते हैं दोनों ही, ठीक है। सो दिस वाज द क्रिटिसिज्म। अब कंक्लूजन क्या होगा, जो कैपेबिलिटी डेप्रिवेशन हाईलाइट्स इंडिविजुअल फ्रीडम्स वाइल सोशल कैपिटल डेप्रिवेशन स्ट्रेसेस कलेक्टिव नेटवर्क्स। टू एड्रेस क्रॉनिक पॉवर्टी इन इंडिया, both approaches must be combined, expanding education, health and also strengthening social institutions like SHGs, cooperatives and grassroots organizations. Chronic poverty जो है, it is best understood as both a failure of personal capability and social connectedness, ठीक है। दोनों को हमने लिंक कर दिया कंक्लूजन में। Got it? Now we will move on to next question. Are pressure groups a threat or a necessary element of democracy? देखो पहले हम प्रेशर ग्रुप्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है, फिर हम दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि हाउ दे आर ए नेसेसिटी एंड आर ए थ्रेट, दोनों चीज़ों को बताना है हमें।
अच्छा, तो प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? जो पॉलिसी मेकिंग को, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं विदाउट डायरेक्टली कंटेस्टिंग इलेक्शंस, ठीक है, ऐसे ग्रुप्स, उनको बोलते हैं क्या? प्रेशर ग्रुप्स। जैसा कि डेविड ट्रूमैन कहते हैं इन द गवर्नमेंट प्रोसेस में, ही आर्ग्यूड दे आर ए नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। हाउएवर critics suggest they may distort representation, raising the question are they threats or assets to democracy, ठीक है। हम आगे जो एड्रेस करेंगे उसको हमने इंट्रो में ही लिंक कर दिया है। नाउ हाउ दे आर ए नेसेसिटी फॉर डेमोक्रेसी, देखो, दे प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स इंटरेस्ट, दे गिव वॉइस टू माइनॉरिटीज़, मार्जिनल ग्रुप्स को वॉइस देते हैं, एक्सक्लूडेड फ्रॉम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ठीक है ना। वुमेन्स के जो ग्रुप्स हैं इन इंडिया, लॉबिंग फॉर लॉज अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। दूसरा, किस लिए नेसेसरी हैं? पॉलिसी इनोवेशन एंड एक्सपर्टीज़ के लिए। दे प्रोवाइड गवर्नमेंट विद स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जैसे कि एनवायरमेंटल एनजीओज लाइक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, इट इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज राइट टू क्लीन एयर पॉलिसीज, गॉट इट। तीसरा है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करते हैं थ्रू प्रोटेस्ट एंड एडवोकेसी, दे होल्ड स्टेट अकाउंटेबल, ठीक है ना। जैसे कि MKSS मोबिलाइज्ड ग्रास रूट सपोर्ट फॉर RTI, लेटर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एज लॉ, ठीक है ना। पहले RTI के लिए एक मूवमेंट चलाया था, फिर वो एक लॉ के रूप में आया इन 2005। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बढ़ाते हैं, एनकरेज एक्टिव सिटीजनशिप बियॉन्ड वोटिंग, सिर्फ वोटिंग तक नहीं है आपके सिटीजनशिप के अधिकार, ठीक है, ये उसको और सिटीजन्स का और पार्टिसिपेशन बढ़ाती है डेमोक्रेसी में। रजनी कोठारी सेज इंडियन डेमोक्रेसी इज़ बेस्ट अंडरस्टूड एज एन एरिना ऑफ प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स, ठीक है, ये उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए। नाउ हाउ दे आर ए थ्रेट टू डेमोक्रेसी, देखो, एलीट एंड कॉरपोरेट डोमिनेशन जो है ये एक थ्रेट है। बिजनेस लॉबीज जैसे फिक्की और एसोचैम, दे एग्जर्ट डिसप्रोपोर्शनेट इन्फ्लुएंस, साइड लाइनिंग वीकर ग्रुप्स, ठीक है। तो जो एलीट डोमिनेशन है, कॉरपोरेट डोमिनेशन है, ये एक इशू है। दे थ्रेट डेमोक्रेसी। फ्रेगमेंटेशन एंड इनस्टेबिलिटी, जो एक्सेसिव डिमांड्स हैं, दे में पैरालाइज पॉलिसी मेकिंग, है ना। एक जो डिमांड्स है ना, दे आर नॉट इन ए यूनिफाइड मैनर, उनको मतलब कुछ भी एक्सेसिव नंबर पे डिमांड है जो कि प्रैक्टिकल भी नहीं है, तो ये क्या करती हैं? फ्रेगमेंट करती हैं और इंस्टेबिलिटी लाती हैं पॉलिसी मेकिंग में, जो कि पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल, फ्रीक्वेंट फार्मर एजिटेशंस डिसरप्टिंग लेजिस्लेटिव प्रोसेस, जैसे जो MSP पे गारंटी चाहिए, एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है। कुछ लोगों के लिए ये क्या है? इम्प्रैक्टिकल आइडिया है, ठीक है। अब इससे क्या है? पॉलिसी मेकिंग पैरालिसिस हो गया है कि करें कि नहीं करें, MSP पे गारंटी दें कि नहीं दें, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ इट लीड्स टू इंस्टेबिलिटी इन पॉलिसी मेकिंग। पैरोकियलिज्म को ये बढ़ाता है। नैरो सेक्शनल इंटरेस्ट जो होते हैं, दे में ओवरराइड ब्रॉडर नेशनल इंटरेस्ट, गॉट इट। जैसे कि कास्ट बेस्ड ग्रुप्स जो होते हैं ना, प्रेशरिंग फॉर कोटाज, जो रिजर्वेशन कोटाज अभी भी चल रहे हैं, मराठा कोटाज इन महाराष्ट्र, दे में एस्केलेट सोशल टेंशंस, इससे सोशल टेंशंस बढ़ सकती हैं, कास्ट कन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं इससे, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ दे प्रमोट पैरोकियलिज्म, है ना। नेक्स्ट है अनडेमोक्रेटिक मेथड्स, यूज ऑफ वायलेंस, बंस एंड डिसरप्टिव प्रोटेस्ट, चैलेंज रूल ऑफ लॉ, जैसे कि सर्टेन एक्सट्रीमिस्ट स्टूडेंट यूनियंस और सेक्टेरियन आउटफिट्स, ये तो बल्कि हर कोई जो प्रेशर ग्रुप्स हैं मोस्टली वो यूज़ करते हैं बंस को, स्ट्राइक्स को, ठीक है ना। तो दे चैलेंज व्हाट? रूल ऑफ लॉ, ठीक है ना। और एक इसमें आप क्या ऐड कर सकते हैं, दैट जो उनका जो फंडिंग पैटर्न्स है ना, दैट इज दे आर शेडी, उनका कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ से फंडिंग हो रही है, कोई फॉरेन पावर्स तो फंड नहीं कर रही है प्रेशर ग्रुप्स को या NGOs को, तो दिस इज़ ऑल्सो एन इशू, दिस कैन ऑल्सो बी ए थ्रेट टू डेमोक्रेसी, ठीक है। जैसे कि देखो बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश में फॉरेन पावर्स का जो इन्वॉल्वमेंट था सिविल सोसाइटीज़ के साथ, प्रेशर ग्रुप्स के साथ, उससे क्या हुआ? पूरी गवर्नमेंट ही हिल गई, है ना। सो दिस इज़ हाउ ए थ्रेट टू द डेमोक्रेसी। अब प्रेशर ग्रुप्स आर डबल एज्ड, ठीक है, एसेंशियल भी हैं प्लूरलिज्म के लिए, बट रिस्क कैप्चर बाई एलीट्स एज वेल। देयर डेमोक्रेटिक वैल्यू डिपेंड्स ऑन इंक्लूसिविटी, ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग, गॉट इट। तो ये है इसका पूरा आंसर, दोनों साइड हमने रख दिए और एक बैलेंस्ड व्यू भी रख दिया है, ठीक है। अब कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे? जो प्रेशर ग्रुप्स हैं ना, दे आर नॉट इनहेरेंटली थ्रेट्स बट नेसेसरी एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी, providing a linkage between citizens and state. Their role, however, must be regulated to prevent elite capture and ensure accountability उनकी ensure करनी होगी. Tocqueville says, he observed, associations are the schools of democracy, but their strength must lie in serving public good,
नॉट सेक्शनल डोमिनेंस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है टॉक्यूविले का। गॉट इट। नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर दो, आगे शेयर करो। और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं इसमें लाऊंगा। सोशियोलॉजी का पूरा कोर्स मैं प्लान कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि देखो सोशियोलॉजी में क्या है ना, मतलब टीचर्स क्या है पूरा इतना कंटेंट प्रोवाइड कर देते हैं कि बच्चे को यही समझ नहीं आता कि डिलीवर क्या करना है एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, तो मैं इसका एक ऐसा कोर्स प्लान कर रहा हूँ जिसमें जो जितना रिक्वायर्ड है ना, आपको ये समझाना एग्जैक्टली कि दिस इज़ हाउ मच वी नीड एंड दिस शुड बी डिलीवर्ड। ठीक है, वो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन अपना इसमें प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ जो हैं उसके लिए आप अलर्ट हो पहले से ही। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ हाइपोथेसिस। क्रिटिकली इवेल्युएट द सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपोथेसिस इन सोशल रिसर्च। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है एकदम। व्हाट इज़ हाइपोथेसिस, पहले डेफिनेशन देंगे। हाइपोथेसिस क्या है? एक टेंटेटिव टेस्टेबल स्टेटमेंट है अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? हाइपोथेसिस। अब इसमें गुडे एंड हार्ट इसने इसको डिफाइन किया है कि जो हाइपोथेसिस होता है ना, इट इज़ ए प्रपोजिशन विच कैन बी पुट टू टेस्ट which can be put to a test to determine its validity। ठीक है, तो हाइपोथेसिस क्या है? एक प्रपोजिशन है जिसको टेस्ट किया जा सकता है टू डिटरमिन इट्स वैलिडिटी, वो वैलिड है कि नहीं, वो ट्रुथ है, ट्रू है कि नहीं। वैलिडिटी किसको बोलते हैं? ट्रुथफुल आउटकम। ठीक है, इट गाइड्स सोशल रिसर्च बाय प्रोवाइडिंग डायरेक्शन एंड फोकस, दो नॉट विदाउट लिमिटेशंस। ऑफ कोर्स लिमिटेशंस हैं, बट स्टिल ये डायरेक्शन प्रोवाइड करती है हमारी रिसर्च को। तो इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे। हाइपोथेसिस को क्या है? हाइपोथेसिस क्या है? अजम्पशन टू बी टेस्टेड एम्पिरिकली, है ना। इट मस्ट बी स्पेसिफिक, टेस्टेबल एंड लॉजिकली डिराइव्ड। एग्जाम्पल क्या है? हायर एजुकेशन लीड्स टू हायर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ये क्या है? एक हाइपोथेसिस है ना। वेरिएबल्स, दो या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन। अब ये टेस्टेबल भी है ना। इनको वेरिएबल्स को हम टेस्ट करेंगे, इनके ऊपर रिसर्च करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। सो दिस इज हाउ ए रिसर्च इज कंडक्टेड यूजिंग हाइपोथेसिस। अब इनकी सिग्निफिकेंस क्या है इन सोशल रिसर्च? दे गाइड रिसर्च, है ना। हाइपोथेसिस जो है ना, ये नैरो डाउन कर देता है हमारी इंक्वायरी को, विच सेव्स टाइम एंड रिसोर्सेज। जैसे कि डरखाइम हाइपोथाइज्ड दैट सुसाइड रेट्स वेरी विद सोशल इंटीग्रेशन, है ना। अब इससे क्या हुआ? हम सोशल इंटीग्रेशन के एलिमेंट्स के बारे में अपना डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम अपना एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? हमारी जो इंक्वायरी थी वो क्या हो गई? नैरो डाउन हो गई, वो स्पेसिफिक हो गई। इससे हमारा टाइम बचता है और रिसोर्सेज बचते हैं। तो हमारी गाइड करती है ये इसको, रिसर्च को। दूसरा, ये लिंक करता है थ्योरी को विद एम्पिरिसिज्म, है ना। इट प्रोवाइड्स ब्रिज बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी एंड एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन। कार्ल पॉपर सेज हाइपोथेसिस मस्ट बी फाल्सिफाइबल टू एडवांस साइंस। ठीक है, जो एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी है, कोई कॉमन सेंसिकल थ्योरी है या कोई स्टेटमेंट है, उसको एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन के साथ ब्रिज करना, ये काम किसका है? हाइपोथेसिस का। ठीक है, कोई भी जो थ्योरी है उसके ऊपर जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, तब उसको वो दोनों थ्योरी और डेटा को ब्रिज करती है। इट एनकरेजेस ऑब्जेक्टिविटी। इट प्रिवेंट्स एमलेस डेटा कलेक्शन। ऐसा नहीं है कि रैंडमली कोई भी डेटा कलेक्ट कर लिया। हमें पता है कि हमारे वेरिएबल्स क्या हैं, उनके हिसाब से हमें अपना डेटा कलेक्ट करना है। ठीक है, डिफाइंस व्हाट एविडेंस टू लुक फॉर। ठीक है ना। इट स्टिमुलेट्स फर्दर रिसर्च। इवन डिसप्रूव्ड हाइपोथेसिस ओपन न्यू क्वेश्चंस। बेशक जो आपका हाइपोथेसिस है वो प्रूव नहीं हुआ है, उसके बावजूद न्यू क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो हमारी जो फर्दर रिसर्च है उसको भी ये स्टिमुलेट करती है ना। बेशक हमने जो हाइपोथेसिस फ्रेम किया था, बेशक उससे हमारा जो डेटा मिला है उससे हम रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाए वेरिएबल्स के बीच में, बट डिस्पाइट दैट उसमें जो एनालिसिस के बाद नए क्वेश्चंस अराइज होते हैं, उनके ऊपर हम फिर फर्दर रिसर्च करने लगते हैं। तो समटाइम्स इट स्टिमुलेट्स फर्दर रिसर्च एज वेल। जैसे कि मार्क्सिस्ट का जो हाइपोथेसिस था ऑफ इनएविटेबल प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन लेड टू स्टडीज ऑन लेबर मूवमेंट्स, है ना। लेबर मूवमेंट्स के ऊपर मल्टीपल स्टडीज हुई हैं इसी की वजह से कि प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन तो इनएविटेबल है। तो
लेबर मूवमेंट्स के ऊपर क्या कोई भी जो लेबर मूवमेंट हो रहा है, कोई लेबर स्ट्राइक हो रही है, क्या वो रिवोल्यूशन करने वाले हैं, क्या उसमें कितनी टेंडेंसीज हैं एक रिवोल्यूशन लाने की। तो ऐसी मल्टीपल स्टडीज़ हुई हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ, हालांकि रिवोल्यूशन आज तक हुआ नहीं है जो उसने बोला था, बट तो हमारा हाइपोथेसिस फेल हो गया, बट उससे नए क्वेश्चन अराइज हुए, उसके ऊपर मल्टीपल रिसर्च हो चुकी है, ठीक है। पॉलिसी यूटिलिटी, देखो वेल फ्रेम्ड हाइपोथेसिस जो होता है ना, इट हेल्प टेस्ट सॉल्यूशंस बिफोर इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज, है ना। जैसे हाइपोथेसिस अबाउट मनरेगा रिड्यूसिंग माइग्रेशन टेस्टेड थ्रू सर्वेज, ठीक है। इस हिसाब से पॉलिसी की जो यूटिलिटी है वो बढ़ती है। नाउ क्रिटिसिज्म एंड लिमिटेशंस क्या है इसकी। इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इन न्यू और अनचार्टेड एरियाज, एग्जाम्पल डिजिटल सोशियोलॉजी। अभी जो डिजिटल सोशियोलॉजी आई है उसमें इसका स्कोप जो है वो लिमिटेड है, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू इन सच काइंड ऑफ रिसर्च। फॉर्मिंग क्लियर हाइपोथेसिस बिफोर हैंड मे बी डिफ़िकल्ट, यहाँ पे हाइपोथेसिस बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है अभी डिजिटल सोशियोलॉजी के केस में। दूसरा, रिस्क ऑफ बायसनेस रहता है। देखो प्री कंसीव्ड हाइपोथेसिस जो होते हैं ना, पहले से जो आप फ्रेम कर रहे हो, उसमें जनरली क्या होता है, हमारे वो वैल्यू जजमेंट्स होते हैं, हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं हमारे उसमें क्या नाम है हाइपोथेसिस में, ठीक है। सो प्री कंसीव्ड हाइपोथेसिस में नैरो फोकस इग्नोरिंग अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस, है ना। हार्वर्ड बेकर सेज रिसर्चर की जो वैल्यूज़ होती हैं दे में शेप हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्शन, ठीक है। वो जो रिसर्चर है ना, वो डेटा ही फिर उस हिसाब से कलेक्ट करेगा जो उसकी वैल्यू सिस्टम है, जो उसको प्रूव करना है ना। बेशक वो बाइज्ड स्टेटमेंट हो, लेकिन उसको जो प्रूव करना है उसी हिसाब से फिर वो डेटा कलेक्ट करेगा। सो दिस इज ऑल्सो एन इशू। इट ओवर एम्फेसाइज क्वान्टिफिकेशन। हाइपोथेसिस जो है इट ऑफन फेवर्स मेजरेबल वेरिएबल्स, जो जिनको मेजर किया जा सकता है उन्हीं को ये फेवर करता है। नेग्लेक्टिंग क्वालिटेटिव इंसाइट्स, एग्जाम्पल लिव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ कास्ट, उनके जो नेचुरल एक्सपीरियंसेस हैं कास्ट ग्रुप्स के, उनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उनको तो मेजर नहीं किया जा सकता है ना। डायनेमिक सोशल रियलिटी, इन रैपिडली चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट हाइपोथेसिस में बिकम आउटडेटेड क्विकली, है ना। सोशल रियलिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो हाइपोथेसिस की रिलेवेंस कितने टाइम तक है, दिस इज ऑल्सो क्वेश्चनेबल। सो हाइपोथेसिस जो है ना, दे आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स इन सोशल रिसर्च, गाइडिंग इंक्वायरी, कनेक्टिंग थ्योरी विद डेटा एंड ensuring scientific rigor, लेकिन their limitations are in terms of biasness, rigidity and inapplicability in exploratory studies and they must be acknowledged. ये जो limitations हैं they must also be acknowledged. A balanced approach combining hypothesis driven and open-ended methods ensures a more holistic understanding of society. ठीक है, this is how this question needs to be attempted. Now next question, give an account of the recent trends of marriage in the Indian context, how are these different from traditional practices. तो देखो जो recent बहुत ही प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स आ चुका है, ठीक है। ट्रेंड्स क्या है मैरिज में, तो पहले तो मैरिज इन इंडिया हैज़ हिस्टोरिकली बीन गवर्नड बाय कास्ट, किनशिप एंड रिलीजियस नॉर्म्स। क्लासिकल टेक्स्ट जो है धर्मास्त्राज, मनुस्मृतिज, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंडोगेमी, अरेंज्ड अलायंसेज and patriarchal authority. In the modern period, however, socio-economic change, urbanization and legal reforms have reshaped marital practices. देखो यहाँ पे दो तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं आप, या तो आप मैरिज की डेफिनेशन लिख दो यूजिंग सम थिंकर, या फिर जो क्वेश्चन में जो थीम है इतना बड़ा उससे रिलेटेड कोई आर्ग्यूमेंट लिख दो जो हमने अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। अब पहले हमें ये बताना होगा कि जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं मैरिज की वो क्या हैं, जो ये ट्रेंड्स, ये जो चेंज की बात कर रहा है ना, रीसेंट ट्रेंड्स क्या है मैरिज में, इसका मतलब ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस क्या थी मैरिज की। तो देखो पहले अरेंज मैरिज डोमिनेंट थी, डिसाइडेड बाय पेरेंट्स और किन ग्रुप्स, है ना। कास्ट एंड कम्युनिटी एंडोगेमी प्रैक्टिस की जाती है बहुत ही एक्सटेंसिव स्केल पे, गोत्रा एंड कास्ट रूल्स स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड। अर्ली मैरिजेज हो जाती थी स्पेशली फॉर वुमेन, दो कर्व्ड आफ्टर चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, है ना। पेट्रियार्कल अथॉरिटी डोमिनेंट है, डोरी की प्रैक्टिसेस हैं, पेट्रीलोकल रेजिडेंस है। पेट्रीलोकल रेजिडेंस मतलब पति के घर में रहना, एंड मतलब पेरेंट्स के साथ रहना और पति के घर में रहना, एंड अनइक्वल जेंडर रोल्स सेंट्रल टू मैरिटल लाइफ, और जो जेंडर रोल्स हैं दे आर अनइक्वल, है ना। सो दिस इज ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑफ मैरिज। इसमें एक पॉइंट और आप ऐड कर लो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में, जो मैरिज है ना दैट इज सेक्रेड,
इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, स्पेशली इन हिंदूज। ठीक है, ये क्या है, एक सेक्रेड स्टेटस है इसका मैरिज का। ठीक है, ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं। अब रीसेंट ट्रेंड्स क्या है मैरिज में, देखो लव मैरिजेज बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ रही है ना, कंपेनियनेट मैरिजेज बढ़ रही हैं। अर्बन सेंटर्स जो हैं दे विटनेस ग्रोइंग एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ चॉइस मैरिजेज। NCRBN सर्वे डाटा शो 20 to 25% ऑफ अर्बन मैरिजेज जो है ना दे आर नाउ सेल्फ सेलेक्टेड। जो पहले पेरेंट्स डिसाइड कर देते, अब उसमें सेल्फ सेलेक्टेड का रेशो परसेंटेज जो है वो बढ़ रहा है, स्पेशली इन अर्बन एरियाज। जो इंटरकास्ट एंड इंटर रिलीजियस मैरिजेज हैं दे आर सपोर्टेड बाय स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। हालांकि ये अभी भी रेयर हैं, दे आर लेस देन 10%, बट स्टिल सोशली दे आर सिग्निफिकेंट। चाहे वो कम है बट स्टिल दे आर वेरी सिग्निफिकेंट। उसमें भी हमें देखने को मिला है कि इंटरकास्ट मैरिजेज लोग कर रहे हैं, इंटर रिलीजियस मैरिजेज लोग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी जैसे जो लव जिहाद जैसे डिबेट्स हैं ये क्या हैं, ये टेंशन्स बढ़ाते हैं इंटर रिलीजियस मैरिजेज में। ठीक है, इंटरकास्ट में भी बहुत सारे इश्यूज हैं, सोशली सिग्निफिकेंट जो हैं वो इश्यूज खड़े होते हैं। अब जो मैरिज की जो एज है दैट इज़ गेटिंग डिलेड, है ना। जो मीडियन एज ऑफ मैरिज है फॉर वुमेन दैट इंक्रीज टू 21.2 ईयर्स एज पर द NFHS 5 डेटा फ्रॉम 18.3 इन 1990s। गॉट इट, मैरिज मतलब डिले हो रही है। इट इज़ लिंक्ड टू एजुकेशन, हायर एजुकेशन लोग ले रहे हैं एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है ना। नेक्स्ट क्या है, डोरी एंड कंज्यूमरिज्म। देखो हालांकि ये लीगली बैंड है, ठीक है, बट इट स्टिल परसिस्ट इन न्यू फॉर्म्स। हायर डिमांड्स फॉर ग्रूम्स विद गवर्नमेंट जॉब्स और ग्लोबल जॉब्स। ठीक है, इसकी वजह से क्या है, डोरी भी बढ़ रही है और कंज्यूमरिज्म भी बढ़ रहा है। नए नए तरह के ट्रेंड्स आ गए हैं, किस तरीके से मैरिज कहाँ, डेस्टिनेशन बेस्ड मैरिज और ये और वो बहुत सारे उसमें नए नए ट्रेंड्स आ गए हैं। ठीक है, सेम सेक्स यूनियंस जो हैं वो बढ़ गए हैं। जैसे कि पोस्ट 2018 डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी जो हुआ था, उसके बाद LGBT कम्युनिटी मूवमेंट जो हैं दे डिमांड रिकॉग्निशन ऑफ क्यूअर मैरिजेज। हालांकि रिकॉग्निशन हमारे देश में नहीं मिला है बट स्टिल दे आर डिमांडिंग इट। टेक्नोलॉजी मीडिएटेड मैच मेकिंग्स, जो मैट्रिमोनियल साइट्स हैं एंड एप्स हैं दे रीडिफाइन अरेंज्ड मैरिजेस क्रिएटिंग ए हाइब्रिड मॉडल ऑफ ट्रेडिशन एंड चॉइस। ठीक है, चेंजिंग जेंडर रोल्स में चेंज हो रहा है। जो ड्यूअल अर्नर हाउस होल्ड्स हैं जहाँ हस्बैंड और वाइफ दोनों काम करते हैं, वर्किंग वुमेन नेगोशिएटिंग मैरिटल इक्वालिटी, वहाँ पे मैरिड वुमेन है उनके साथ क्या है, हस्बैंड भी काम करवाते हैं। तो जेंडर रोल्स क्या है वो चेंज भी हो रहे हैं और उसमें इक्वालिटी भी आ रही है। हालांकि डिफरेंसेस हैं फ्रॉम ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस किन टर्म्स में, अरेंज मैरिज से नेगोशिएटेड चॉइस बेस्ड हो गया है। रिजिड कास्ट और एंडोगेमी जो थी उससे वो हालांकि अभी भी परसिस्ट करती है, राइजिंग है रादर, बट इंटरकास्ट मैरिजेज स्टिल इंक्रीजिंग ऑल्दो लेस देन 10%। पहले बहुत जल्दी शादी हो जाती थी, अब मैरिजेज आर गेटिंग डिलेड फ्रॉम पैट्रियार्कल डोमिनेंस टू इमर्जिंग जेंडर नेगोशिएशंस, है ना। इक्वालिटी बढ़ रही है मैरिटल रिलेशनशिप्स में। सो एक चीज़ आप इसमें एक कर दो कि हाँ, जो सेक्रेडनेस है मैरिज की, सेक्रेडनेस हैज़ एरोडेड। मेरा पेन ढंग से नहीं चल रहा है। जो सेक्रेडनेस है दैट हैज़ एरोडेड। ठीक है ना। तो कंक्लूजन क्या होगा, मैरिज जो है इंडिया में टुडे रिफ्लेक्ट्स कंटिन्यूटी एंड चेंज। Traditional norms of caste and patriarchy persist, but urbanization, education, law and digitalization push towards individual choices, delayed unions and diversity. जैसा कि M.N. श्रीनिवास नोट करते हैं that Indian society adapts through cultural compromises, blending tradition with modernity in marital practices. ठीक है, दोनों को ट्रेडिशन और मॉडर्निटी को ब्लेंड कर दिया जाता है इंडियन सोसाइटी के केस में। ठीक है। Now the next question, what would you identify as the similarities and differences in the elite theories of Mosca, Michaels and Pareto? ठीक है, discuss their main crucial issues. तो इनके बीच में similarities and differences बताने हैं elite theories में। जो classical elite theories है ना, Mosca की, Pareto की और Robert Michaels की, they were developed theories related to explain why power is concentrated in the hands of minorities irrespective of democracy. ठीक है, डेमोक्रेसी हो या चाहे ऑटोक्रेसी हो, फिर भी कुछ ही लोग हैं, कुछ एलीट लोग हैं जो पावर कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये उसको एक्सप्लेन करती है क्लासिकल एलीट थ्योरीज।
Together they challenge the liberal ideal of political equality by showing that elites dominate all societies. चाहे कोई भी किसी भी टाइप की सोसाइटी हो, एलीट रूल ही है हर जगह, ये कहते हैं। तो पहले इनके आइडियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे कि क्या कहते हैं, ठीक है, तब उनके बीच में सिमिलरिटीज़ देखेंगे। तो जो मॉस्का है, इन हिज रूलिंग क्लास जो बुक थी उसमें कहते हैं, ही आर्ग्यूड एवरी सोसाइटी इज़ डिवाइडेड इनटू रूलर्स, माइनॉरिटीज़ एंड रूल्ड मेजॉरिटी। ठीक है, एलिट्स जो हैं दे मेंटेन पावर थ्रू पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड लेजिटिमेसी। ठीक है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कंट्रोल और उनका लेजिटिमाइजेशन, इस तरीके से उसको पोर्ट्रे करना से दिस इज़ हाउ दे मेंटेन पावर, दिस इज़ हाउ एलिट्स मेंटेन पावर। Pareto says in Circulation of Elites that he claimed elites are inevitable but not permanent, है ना, वो सर्कुलेट होते रहते हैं। देर आर टू टाइप्स, एक लायंस होते हैं जो फोर्स के थ्रू रूल करते हैं और ट्रेडिशन उनको सपोर्ट करता है, एंड फॉक्सेज होते हैं जो कनिंग होते हैं और इनोवेटिव होते हैं, है ना। जो सोशल स्टेबिलिटी है, इट रिक्वायर्स कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स। तो ये थ्योरी कहती है कि एलीट्स सर्कुलेट होते रहते हैं, इससे स्टेबिलिटी बनी रहती है सोसाइटी में। ठीक है, ऐसे ही रॉबर्ट माइकल्स का जो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की है इन पॉलिटिकल पार्टीज, ही आर्ग्यूड ऑल ऑर्गेनाइजेशंस इवन डेमोक्रेटिक वंस, चाहे डेमोक्रेसी हो या कोई भी हो, दे इवॉल्व इनटू ओलिगार्कीज। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लगता है कि डेमोक्रेसी फंक्शन कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। दे ऑल इवॉल्व इनटू ओलिगार्कीज। ऐसे ही जो ब्यूरोक्रेटिक नेसेसिटीज़ हैं, दे क्रिएट ए परमानेंट लीडरशिप क्लास। ठीक है ना, सो दिस इज सेड बाय रॉबर्ट माइकल्स। तो ओलिगार्किक आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की के अंदर ये बताया है रॉबर्ट माइकल्स ने। सिमिलैरिटीज़ क्या है, दैट एलीट रूल जो है वो इनएविटेबल है ना। और दूसरा, डेमोक्रेसी को इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है कि डेमोक्रेसी वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ पे हर जगह एलीट रूल है। ठीक है, फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशन, पावर इज सस्टेन्ड थ्रू ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन एंड लीडरशिप। ठीक है, तीनों इस बारे में बात करते हैं। डिफरेंसेस क्या है, मॉस्का कहते हैं दैट रूलिंग माइनॉरिटी वर्सेस रूल्ड मेजॉरिटी। फोकस जो है ना इसका मॉस्का का, वो कहता है दैट इट फोकस ऑन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एज सोर्स ऑफ एलीट डोमिनेंस, है ना। और वहीं जो परेटो है इन सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स एम्फेसाइज ऑन एलीट रिप्लेसमेंट फॉर स्टेबिलिटी। और माइकल्स का जो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की है, इसमें वो कहता है ब्यूरोक्रेसी मेक्स एलीट डोमिनेशन अनअवॉइडेबल इवन इन डेमोक्रेसी। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंसेस। अब इसमें कुछ इश्यूज रेज किए गए हैं। वन इज़ इनइक्वालिटी ऑफ पावर, वाई माइनॉरिटीज़ डोमिनेट मेजोरिटीज़, क्यों करती हैं वो डोमिनेट, है ना। स्टेबिलिटी वर्सेस चेंज, परेटो एक्सप्लेन्स रिन्यूअल, मॉस्का एंड माइकल्स स्ट्रेस परसिस्टेंस और लिमिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। ऑल हाईलाइट डेमोक्रेसीज इनएबिलिटी टू अबॉलिश एलीट्स, है ना। ऑर्गेनाइजेशनल नेसेसिटी, माइकल्स underlines how large scale organizations inevitably centralize power. So these were the issues raised by these theories. ठीक है, तो इसका कंक्लूजन क्या होगा, मॉस्का, परेटो एंड माइकल्स की जो थ्योरीज हैं, दे कलेक्टिवली शो दैट एलीट्स आर इनएविटेबल, ऑर्गेनाइज्ड एंड सेल्फ परपेचुएटिंग, बट डिफर इन एक्सप्लेनिंग देयर परसिस्टेंस, है ना, explaining their persistence, circulation or inevitability within organizations. Their theories remain crucial for analyzing power, leadership and inequality in both liberal democracies and authoritarian regimes. ठीक है, so this is how this question will be concluded. Now last question for today. Rest of the questions we will discuss in part 2 of this video. ठीक है ना. Critically analyze the sociological significance of informal sector in the economy of developing societies. तो ये कहता है कि जो सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है इनफॉर्मल सेक्टर्स की इन डेवलपिंग सोसाइटीज़, उसको एनालाइज करना है। तो पहले तो हमें डिफाइन करना है इनफॉर्मल सेक्टर है क्या। ILO डिफाइन करता है इसको, दैट इट रेफर्स टू अनरेगुलेटेड स्मॉल स्केल लो कैपिटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आउटसाइड द फॉर्मल लीगल फ्रेमवर्क in developing societies like India, Africa and Latin America. It accounts for the majority of employment. Sociologically, it reflects the intersection of economy, class, gender and caste. ठीक है, अब इनकी सिग्निफिकेंस क्या है जो इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं डेवलपिंग सोसाइटीज़ में।
इनकी फंक्शनल सिग्निफिकेंस पहले देखते हैं, वो क्या है। एम्प्लॉयमेंट एब्जॉर्प्शन, दे प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर माइग्रेंट्स, वुमेन एंड अनस्किल्ड वर्कर्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम फॉर्मल जॉब्स। ठीक है, कीथ हार्ट जो हैं वो कहते हैं, ही कॉइन्ड द टर्म इनफॉर्मल इकोनॉमी वाइल स्टडीइंग घाना, शोइंग इट्स रोल इन सर्वाइवल स्ट्रेटजीज। ठीक है, कीथ हार्ट ने इस टर्म को दिया था इनफॉर्मल इकोनॉमी को। लिंकेज विद फॉर्मल सेक्टर, ये जो है ये सप्लाई करती है चीप लेबर, सर्विसेज एंड गुड्स टू फॉर्मल इंडस्ट्रीज, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो होते हैं इन इंडियाज टेक्सटाइल IT हब्स, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी एंड लो एंट्री बैरियर्स, स्मॉल कैपिटल इज रिक्वायर्ड अगर आपको इसमें एंटर करना है, अलाउइंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स टू पार्टिसिपेट। सोशल मोबिलिटीज हाउएवर इट इज़ लिमिटेड, बट फिर भी मिलती है। प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एंटरप्रेन्योरशिप दो प्रिकेरियस। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप के ऑप्शंस खुल जाते हैं, लेकिन वो हालांकि उसकी कंडीशंस बहुत एक्सप्लॉयटेटिव होती हैं। सोशियोलॉजिकल इश्यूज एंड क्रिटिक्स क्या हैं। प्रिकेरिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन, इनफॉर्मल वर्कर्स जो हैं दे लैक सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, पेंशंस। ठीक है, मैनुअल कैस्टल्स एंड एलेंड्रो पोर्टी सेज इनफॉर्मेलिटी अराइजेज फ्रॉम एक्सक्लूजन अंडर ग्लोबल कैपिटलिज्म नॉट ट्रेडिशन। गॉट इट। ऐसे ही जेंडर डायमेंशन की टर्म्स में, वुमेन डिसप्रपोर्शनेटली कंसंट्रेटेड इन लो पेड होम बेस्ड इनफॉर्मल वर्क। एज पर एन एस्टिमेट मोर देन 90% ऑफ वर्किंग वुमेन इन इंडिया आर एम्प्लॉयड बाई इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, सिल्विया चैंड सेज इनफॉर्मलाइजेशन फेमिनाइजेज पॉवर्टी। ठीक है, बिकॉज दे डोंट हैव हायर इनकम, वेज गैप बहुत ज़्यादा है, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा है। कास्ट एंड क्लास इन इंडिया, दलित्स, आदिवासीज एंड लोअर क्लासेस डोमिनेट इन सिक्योर इनफॉर्मल जॉब्स। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स परसिस्टेंस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन इकोनॉमी। अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, इनफॉर्मल सेक्टर एक्सपेंड्स थ्रू स्लम्स, स्ट्रीट वेंडिंग, कंस्ट्रक्शन वर्क, है ना। जैन ब्रीमैन सेज ही डिस्क्राइब्स इनफॉर्मल वर्कर्स इन इंडिया एज फुटलूज लेबर कॉन्स्टेंटली माइग्रेटिंग विदाउट सिक्योरिटी, है ना, फुटलूज लेबर है वो। नेक्स्ट है शैडो इकोनॉमी एंड करप्शन, लैक ऑफ रेगुलेशन लीड्स टू एवेजन ऑफ टैक्सेस, वीकन्स स्टेट कैपेसिटी। ठीक है, कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स क्या हैं, जो डिजिटल गिग इकोनॉमी है, ओला है, स्विगी है, जोमेटो है, इट ब्लर्स लाइन बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, रिप्रोड्यूसिंग प्रिकेरिटी। ठीक है, वो और ज़्यादा बढ़ रही है प्रिकेरिटी। कोविड-19 क्राइसिस जो था इंडिया में, इट एक्सपोज्ड वल्नरेबिलिटीज़, 90% ऑफ इनफॉर्मल वर्कर्स लॉस्ट लाइवलीहुड ड्यूरिंग लॉकडाउन एज पर द डेटा ऑफ CMIE। ठीक है, तो जो इनफॉर्मल सेक्टर है इन डेवलपिंग सोसाइटीज़, इट इज़ डबल एज्ड, it sustains livelihoods and supports urban survival, but perpetuates exploitation, inequality and exclusion from rights. ILO stresses integrating informal workers into social security nets is vital. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Its sociological significance lies in showing how economic structures reflect deep social hierarchies of class, caste, gender and migration. So this was the part 1 of this video. Next part we will discuss in next video. Got it? तो ये वीडियो प्लीज़ अगर आपको वैल्यूएबल लगा है तो इसको शेयर करिए और लोगों के साथ भी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. थैंक यू सो मच.